हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो देखो, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई में आप पूरी लगन से पढ़ाई कर रहे हो। यहां हम लगन से लेक्चर बनाए जा रहे हैं, आप उधर लगन से पढ़ाई किए जा रहे हो। इतना ही कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें। आप साथ दो, हम साथ दें, फिर कौन सा एग्जाम रहेगा यार, ये बताओ। है कोई एग्जाम जो पार ना हो? कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम दोनों मिलकर करें और पार ना हो। सारी चीजें पार होंगी। बट पढ़ाई कैसे करनी है? शिद्दत से, एक ईमानदारी से पढ़ाई करो। कभी कोई चीज असफल नहीं होती बेटा। बात समझ में आ रही है? चलिए, संजीवनी का आज है जीओसी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 से पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है? लेक्चर नंबर 1 पढ़ा हुआ है, लेक्चर नंबर 2 पढ़ा हुआ है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा टॉपिक था रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब हमने इंडक्टिव और रेजोनेंस को समझा था कि कहानी स्टार्ट कहां से हुई है। मतलब ये मान लीजिए कि लेक्चर नंबर 1 में जो रेजोनेंस टॉपिक था ना, वो जीओसी का बेस है। अगर आपने वो बेस कंप्लीट नहीं किया तो जीओसी समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी बेटा। तो अगर आपका रेजोनेंस रह गया है तो आप लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने बहुत बेसिक चीजें और पढ़ी थी रेजोनेंस से रिलेटेड। हाइपर कॉन्जुगेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट था बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन आने ही आने, कंफर्म आने हैं। ऐसा कोई साल ही नहीं बना जिससे बॉन्ड लेंथ में क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो लेक्चर नंबर 2 से आपको वो एक क्वेश्चन जरूर कवर होगा, इसलिए वो लेक्चर जरूर कंप्लीट करें बेटा। और आपके लिए तो बनाए जा रहे हैं यार। संकल्प भारत जेई चैनल पे, संजीवनी पे सब कुछ पड़ा हुआ है। आपको बस जाना है और शिद्दत से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, बिल्कुल रूटीन से, कि भाई मैं जितना ये लेक्चर सर पढ़ा रहे हैं, मैं प्रॉपर वे में पूरे लेक्चर को देखूंगा, प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा और डे बाय डे उसे रिवाइज भी करूंगा। क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको रिवीजन जरूर करना होगा बेटा। ठीक है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा देखिए आज का गोल क्या है। आज का गोल है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि पूरा रेजोनेंस से रिलेटेड है। मैं कह रहा हूं ना, वो बेस अगर कवर है तो बेटा ये कितनी भी इमारतें हो, ये सब आप चढ़ जाओगे। बस बेस मजबूत होना चाहिए। सेकंड आएगा इसमें इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, मतलब उससे रिलेटेड पॉजिटिव की स्टेबिलिटी, नेगेटिव की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये सब हम सीखेंगे। और लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ये मान लो कि जीओसी का वो पार्ट है जो कवर होगा ही होगा, एग्जाम में कंफर्म है। एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, अगर हमने वो जान लिया, हमने वो सीख लिया, हमने वो प्रैक्टिस कर ली, तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? सबसे पहली बात आती है कि मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मेसोमेरिक इफेक्ट की, तो ये कुछ मत अभी देखिए, अभी नॉर्मल मेरी बातों को आप सुनिए बस। अगर मैं बात कर रहा हूं मेसोमेरिक इफेक्ट, तो बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट को ही हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब अगर मुझे रेजोनेंस इफेक्ट की बात की जाए तो वही है मेसोमेरिक इफेक्ट। उसको दूसरी तरीके से बोला जाता है कि यह है मेसोमेरिक इफेक्ट। अब क्या होता है यह मेसोमेरिक इफेक्ट? क्यों लाया गया मेसोमेरिक इफेक्ट? इंडक्टिव पढ़ ही लिया था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ ही लिया था, तो यह नया क्यों, क्या जरूरत पड़ी नई की? तो बड़ा एक बात बताओ, इंडक्टिव में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते थे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था? कंप्लीट ट्रांसफर होता था, वो भी किसका? अल्फा हाइड्रोजन का। और मेसोमेरिक में क्या होता है? इसमें भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है, लेकिन किसके द्वारा? पाई बॉन्ड के द्वारा या फिर लोन पेयर के द्वारा। मतलब कहानी पूरी रेजोनेंस की आ गई, पूरी की पूरी कहानी रेजोनेंस से आ गई। कहने का मतलब, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास, मान लीजिए कि ये है मेरे पास बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पे मैंने NH2 को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? NH2 को। अब मैं तुमसे बोलूं कि यार ये NH2 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा, यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, तो बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं रेजोनेंस की डायरेक्शन को देखूं, अगर मैं रेजोनेंस की डायरेक्शन को देखूं, तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस का एक टाइप आपको नजर आता है। और इस टाइप को अगर ध्यान से देखें तो लोन पेयर किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा? इस डायरेक्शन में। अपना एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन देंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे और एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। यही तो खास बात होगी। मतलब रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना, या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं जहां पर मैंने बेंजीन के साथ CHO को ऐड कर दिया है,
बताइए, आपने रेजोनेंस पढ़ा था, आपने इसकी डायरेक्शन भी देखी थी, क्या थी इसकी डायरेक्शन? पाई सिंगल पाई। टाइप ऑफ रेजोनेंस क्या है? पाई सिंगल पाई। कहने का मतलब यहां पर लेस ईएन से मोर ईएन जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, और ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो ध्यान, मैं बताऊं तुमको, जैसे मैंने इंडक्टिव पढ़ाया था आपको, तो इंडक्टिव की कहानी क्या थी? इंडक्टिव की कहानी यह थी बेटा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कैसे कर रहे थे? ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था उसे डोनेटिंग ग्रुप बोल रहे थे हम। जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था उसे हम विड्रॉइंग ग्रुप बोल रहे थे। डोनेटिंग ग्रुप क्या था? प्लस आई था। विड्रॉइंग ग्रुप क्या था? प्लस एम था। सॉरी, डोनेटिंग ग्रुप क्या था? प्लस आई था। विड्रॉइंग ग्रुप क्या था? माइनस आई था। यह थी इंडक्टिव की बात। लेकिन अगर मैं इसी को मेसोमेरिक के टर्म्स में बोलूं, या फिर इसी का एक और नाम रेजोनेंस इफेक्ट के टर्म्स में बोलूं, तो यहीं पर दो टाइप्स के मेसोमेरिक इफेक्ट आते हैं। एक आता है प्लस एम और एक आता है माइनस एम। अगर हम बात करें प्लस एम की, प्लस एम का मतलब क्या हुआ? ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो प्लस एम होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, उसे हम क्या कहेंगे? माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब किसी के मन में सर पहचान कैसे रहे हो? अरे भैया, पहचानना तो रेजोनेंस है। मैंने आपको उस दिन भी यही कहा था कि रेजोनेंस में रेजोनेंस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजोनेंस की डायरेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसकी डायरेक्शन को प्रॉपर बना ले गया ना, तो मैं रेजोनेंस कर लूंगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस में टोटल आरएस तो निकाल लेते हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन का पता ही नहीं होता कि डायरेक्शन जाएगी कहां से, किस तरह से डायरेक्शन की जा रही है। जैसे हमने लोन पेयर के थ्रू देखा था, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में लोन पेयर डोनेट कर रहा था। तो क्या अब ये NH2 लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? किसको? बेंजीन रिंग को। तो मुझे बताओ, इस बेंजीन ग्रुप के लिए ये NH2 क्या मैं कह सकता हूं प्लस एम ग्रुप है? ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस CHO की बात करता कि भैया ये CHO क्या कर रहा है, तो भाई ये रेजोनेंस के द्वारा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। क्या ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कर रहा है? नहीं, ये रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है। मतलब इस जगह पर ये ग्रुप कौन सा होगा? माइनस है। रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, यही फिनोमिना क्या है? यही फिनोमिना मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट है। यह बात तो क्लियर हो गई। यही यहां कहा गया है, इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड। भाई, जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे तो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। It is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds। हो सकता है वो टू पाई बॉन्ड्स के बीच हो सकता है वो लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स के बीच हो, और यही एडजेसेंट एटम, मतलब यही फिनोमिना क्या कहलाता है? यही फिनोमिना मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। मतलब ये हमने ओवरऑल सीखा कि मेसोमेरिक क्या होता है, किस टर्म्स को हम मेसोमेरिक कहते हैं, और किसे हम प्लस एम कहते हैं, किसे हम माइनस एम कहते हैं। ये बात हमने यहां पर सीख ली। चलिए आगे की बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे सर मान लीजिए कि मेरे पास ये बेंजीन है, और मैंने बेंजीन से OH को कनेक्ट कर दिया। किसको कनेक्ट कर दिया? OH को। यार अभी तक मैं जब इस इफेक्ट को पढ़ता था ना, तो मैंने OH के थ्रू अभी तक पढ़ा था माइनस आई। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन कम ईएन का है, ऑक्सीजन ज्यादा ईएन का है, तो कम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब सर ये OH अभी तक तो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने नया इफेक्ट पढ़ा, जब हमने नई चीज को जाना, तो भाई मेरे मन में यह आया कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, वो भी रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है भैया, अच्छा सर रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर सकता है, इसका मतलब सर ये माइनस आई के साथ साथ प्लस एम भी शो कर सकता है। मतलब इस OH के पास दो पावर है। इस OH के पास दो पावर कौन सी है? एक पावर तो हमेशा लगती है, इसीलिए उसको परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परमानेंट इफेक्ट। जिसमें हमने बोला था इंडक्टिव। भाई इंडक्टिव हर जगह लगता है, जहां पोलैरिटी है ना, जहां ईएन का डिफरेंस है, वहां इंडक्टिव लगेगा ही लगेगा। ईएन का डिफरेंस नहीं होगा तो कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे और कभी इंडक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं मेसोमेरिक की बात करता हूं,
तो मेसोमेरिक में रेजोनेंस की कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके वो मेसोमेरिक शो करेगा। अब तुम मेरे दिमाग से ये बताओ कि कोई इंडक्टिव से खींच रहा है और कोई रेजोनेंस के द्वारा डोनेट कर रहा है। यार रेजोनेंस के द्वारा तो बहुत पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और इंडक्टिव में थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन डोनेट भी होते हैं, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी होते हैं। तभी वो वीक इफेक्ट था। तभी वो कैसा इफेक्ट था? वीक इफेक्ट था, पार्शियल चार्ज आता था। लेकिन क्या रेजोनेंस में फुल्ली चार्ज आता है? मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि सर जो मेसोमेरिक है या फिर रेजोनेंस है, ये हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा होगा और इंडक्टिव से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट ये किससे ज्यादा होंगे? ये हाइपर से भी ज्यादा होंगे और ये इंडक्टिव से भी ज्यादा होंगे। क्या यही बात हमें समझनी है? अब तुम सोचो, कोई 2 यूनिट से खींच रहा है और कोई 5 यूनिट से दे रहा है, तो भाई क्या यहां प्लस एम इसका डोमिनेट करेगा? मतलब अगर मेरे पास इसका फैक्टर लगाना हुआ तो क्या अब मैं इसका माइनस आई लगाऊंगा या मेरे मन में प्लस एम नाम की चीज भी होगी? प्लस एम नाम की चीज भी होगी। यह है कहानी, इसको समझाने का यह है तरीका। अब 2 चीजें और मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे यहां पर कुछ ऐसा बोला गया कि ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ओवरऑल डोनेशन जो करते हैं ना, ओवरऑल डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना, ओवरऑल डोनेटिंग में क्या कह रहा हूं? ओवरऑल डोनेटिंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार ये माइनस एम प्लस एम भी शो कर रहा था और माइनस आई भी शो कर रहा था, लेकिन इसका प्लस एम ज्यादा था। मतलब कहीं ना कहीं 2 यूनिट से खींच रहा है, 5 यूनिट से दे रहा है, मतलब 3 यूनिट अभी भी वो दे रहा है। तो क्या ये ओवरऑल डोनर ग्रुप हुआ? और ओवरऑल डोनेटिंग ग्रुप को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओवरऑल डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब मुझे बताओ, क्या ये OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो फिर डीएक्टिवेटिंग कौन सा हुआ? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो हुआ जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचता हो। जैसे एग्जांपल देखिएगा बेटा, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास बेंजीन है और मैंने बेंजीन से CHO को कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है? CHO को। अब जब मैं रेजोनेंस करूंगा तो क्या रेजोनेंस की जो डायरेक्शन है वो लेस EN से मोर EN होगी? सही बात है। मतलब अभी तक हम इसके बारे में माइनस आई तो पढ़ ही रहते सर, कि माइनस आई तो शो करता ही करता है, लेकिन सर माइनस आई के साथ साथ सर ये माइनस एम भी शो कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। और यार जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, मतलब माइनस आई से भी माइनस एम से भी, मतलब सर ओवरऑल जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ओवरऑल विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं बेटा? वो हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। वो हमेशा कैसे ग्रुप कहलाते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब मुझे ये क्लियरली पता चल गया कि यार एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है। मुझे इसको रटना नहीं है, मुझे इसको समझना है कि यार प्रोसेस क्या हो रहा है और किस प्रोसेस के थ्रू ये एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं और ये किस तरीके से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं। क्या आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गए? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए सर मेरे पास यहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अभी मैंने बताया आपको भैया NH2 को आज तक हम माइनस आई तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन सर अब मुझे यह भी पता चल गया कि भैया रेजोनेंस नाम का भी कोई इफेक्ट होता है जिसके थ्रू ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और डोनेट कर रहा है मतलब सर ये प्लस एम होगा, और सर इसका प्लस एम ज्यादा लगेगा, माइनस आई कम लगेगा, मतलब सर ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? सर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग। ये है कहानी इसकी। मान लीजिए यहां पर एक और 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहां पर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? NO2। ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों? क्योंकि यहां गलती होती है। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि यार हमें ऐसा लगता है कि नाइट्रोजन लगा है तो लोन पेयर भी होंगे। अरे मेरे भाई 4 बॉन्ड तो वो बना चुका है। 4 बॉन्ड जब वो बना चुका है तो भैया कैसे लोन पेयर हो सकता है? 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर उसने लूज कर दिया बॉन्ड बनाने में, तो उसके पास लोन पेयर है नहीं, है ना? और जब लोन पेयर नहीं है तो भैया रेजोनेंस कौन सा होगा? लेस EN से मोर EN। तो तुम मुझे बताओ, आज तक तो तुम इसको माइनस आई पढ़ते ही थे, क्या इसको माइनस एम भी पढ़ना शुरू कर दोगे?
तो बताओ ये ओवरऑल माइनस आई से भी खींच रहा है, माइनस एम से भी खींच रहा है, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा। और जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब सर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आपको यह समझ में आ गया कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं। क्या आपको इसमें कोई भी डाउट है? चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये प्लस एम शो करेगा या माइनस एम शो करेगा। ये आपको करना है बेटा। फटाफट पहला क्वेश्चन देखिए जरा। पहला क्वेश्चन है, मैंने यहां रख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक। क्या मुझे पता है कि कार्बन के पास तो लोन पेयर नहीं होते। अब जब लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस भी नहीं है, मतलब रिंग के रिस्पेक्ट में क्या ये डोनेट कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। मतलब ये क्या कर सकता है भैया? ये लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ जाएगा। मतलब इसको माइनस आई तो आज तक हम पढ़ते ही आए हैं, क्या ये माइनस एम भी शो करेगा? अब बताओ ये ओवरऑल एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? ये ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। चलिए एक और एग्जांपल देखिए फटाफट। मान लीजिए सर यहां पर मैंने अमाइड लगा दिया, लेकिन अमाइड को मैंने इस तरीके से लगाया बेटा, इस तरीके से NCOCH3। यहां H एक होगा ही होगा क्योंकि 3 तो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। ध्यान से देख के बताओ, क्या मैं इस बेंजीन के रिस्पेक्ट में अगर अमाइड को देखूं तो बेटा बेंजीन के रिस्पेक्ट में अमाइड में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, यार ये लोन पेयर इधर भी डोनेट कर रहा होगा और ये इधर भी डोनेट कर रहा होगा। तो भाई रिंग के रिस्पेक्ट में तो डोनेट कर ही रहा है ना, मतलब सर ये माइनस आई तो आज तक हम पढ़ते ही थे, सर ये प्लस एम भी शो करेगा। और रेजोनेंस ज्यादा लगता है सर, मतलब प्लस एम इसके माइनस आई को डोमिनेट करेगा सर। और जब ओवरऑल डोनेटिंग है तो सर डोनेटिंग को आज तक हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोला है हमने इसको? एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला है। यह है खास बात इसकी। जैसे मान लीजिए मेरे पास यही अमाइड इस पैटर्न में लगा होता, यही अमाइड इस पैटर्न में लगा होता, लेकिन अब कनेक्शन कार्बोनिल से है। अब कनेक्शन किससे है? कार्बोनिल से। तो एक चीज मुझे ये बताओ यार, ये कार्बोनिल बेंजीन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा? भैया रेजोनेंस इसके हिसाब से तो यही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर रिंग के रिस्पेक्ट में तो डोनेशन है ही नहीं, वो तो कार्बोनिल को दे रहा है, रिंग को थोड़ी दे रहा है। मतलब रिंग के रिस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब भैया माइनस आई तो पढ़ा ही था, माइनस एम भी है, और दोनों खींच रहे हैं, तो ओवरऑल विड्रॉइंग मतलब सर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बताओ अच्छा, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ CH3 होता, सिर्फ और सिर्फ CH3 होता, तो क्या आज तक तुमने CH3 को प्लस आई भी पढ़ा है? और तुमने कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में तुमने इसे हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से भी पढ़ा है, क्योंकि एल्कीन से कनेक्टेड कार्बन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे ही करेंगे। तो मुझे बताइए ये ओवरऑल डोनेट ही तो कर रहा है, मतलब इसका रेजोनेंस इफेक्ट भी लगा दिया और इसका इंडक्टिव भी लगा दिया, मतलब सर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमें देखना होता है। मैं यहां पर रेजोनेंस तो देख ही रहा हूं, देखो अब मैं यहां पर हाइपर भी देखूंगा और अब मैं यहां पर इंडक्टिव भी देखूंगा। अब मैंने तीनों क्वालिटी पढ़ ली है, अब तीनों क्वालिटी से गेम खेलेंगे अपने यहां पे, ठीक है? चलिए अब आपको पहचानना है कि बताइए प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट जो लिखे हैं, क्या ये बिल्कुल सही लिखे हैं? जरा पहचानते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये जो OH दिख रहा है, ये OH बताओ कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ जरा। ये CH3 कौन सा ग्रुप है? फटाफट बताओ भाई। ये OCH3 कौन सा ग्रुप है और ये NH2 कौन सा ग्रुप है? आप सभी को नोटिस करना है। ये CHO कौन सा ग्रुप है? ये CHO कौन सा ग्रुप है ये भी बताना है आपको। उसी तरीके से ये कीटोन कौन सा ग्रुप है ये बताना है आपको। फिर SO3H कैसा ग्रुप है? बना के देखोगे तभी बता पाओगे, ऐसे तुक्का लगा के नहीं बता पाओगे बेटा। तुक्का लगा के कभी कोई चीज सॉल्व नहीं होती है। सीख के आप जरूर सही कर दोगे, टाइम लग सकता है आपको, लेकिन गलती नहीं होगी आपसे। देखिएगा जरा, जब मैं बात करता हूं इसकी, तो बड़ा एक बात बताओ भाई, OH के पास तो लोन पेयर है ना, अभी देखा था, कैसा इफेक्ट है? प्लस एम। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा इफेक्ट है? प्लस H। भैया लोन पेयर है तो डोनेशन तो होगा ही होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है? प्लस एम है। लोन पेयर तो है ही, मतलब अभी भी ये क्या है? अभी भी ये प्लस एम ही है। मतलब लोन पेयर के थ्रू डोनेशन या रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन क्या होते हैं?
रेजोनेंस इफेक्ट मतलब प्लस एम, या कभी कभी बुक में प्लस आर भी लिखा मिलेगा आपको। प्लस आर और प्लस एम सेम ही है, वो सिंबल है, ठीक है। हमने मेसोमेरिक नाम दिया तो हमने प्लस एम माइनस एम दे दिया, किसी ने रेजोनेंस इफेक्ट बोला तो उसने प्लस आर और माइनस आर दे दिया। जब हम बात करते हैं सीएचओ की, तो भैया यहां तो लेस ईएन से मोर ईएन है, मतलब कहीं ना कहीं सर ये तो माइनस एम इफेक्ट है। ये भैया कीटोन, भैया ये भी लेस ईएन से मोर ईएन है सर, ये भी क्या है, माइनस एम है। सर SO3H कैसा दिखता है जरा बताइए जरा, तो ध्यान से देखो बेटा SO3H कैसा दिखता है। यहां पर S डबल बॉन्ड O और OH होता है। अब जब मैं देखूं तो सल्फर के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, सल्फर के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं ये लेस ईएन से मोर ईएन जाएगा। बताओ ये कौन सा इफेक्ट है, तो भैया ये माइनस एम इफेक्ट है। ठीक उसी तरीके से CN, भैया ये sp2 है, C डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से sp, तो भाई साहब लेस ईएन से मोर ईएन, लेस से मोर, मतलब कहीं ना कहीं रेजोनेंस ये होगा और इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस एम होगा। मतलब क्लियरली ये पता लगा कि यार प्लस एम कौन सा है, माइनस एम कौन सा है। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि अगर कोई प्लस एम है तो उसकी पावर कितनी है, अगर कोई माइनस एम है तो उसकी पावर कितनी है। जरा चेक करते हैं, और कैसे चेक करते हैं जरा सोचिएगा। जैसा मैं सोचता हूं ना वैसा सोचने की कोशिश करना, शायद मतलब मैं आपको बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश करना चाहता हूं, और आप बनोगे बेटा। बस आप मेरा साथ दो, ठीक है, आप मेरा साथ दो, और जैसा मैं सोचता जा रहा हूं वैसा ही आपको सोचना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना बेटा। हम बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट की। यार एक बात बताओ, अगर मैं प्लस एम ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो प्लस एम का मतलब था ओवरऑल डोनर, ओवरऑल डोनर। और ओवरऑल डोनर की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एक बात बताओ, ज्यादा डोनेटिंग कौन करना चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं प्लस एम ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो भाई एक बात तो क्लियर है कि नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग जो होते हैं ना, ये बात हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग न्यूट्रल से ज्यादा डोनेटिंग होते हैं। किससे, न्यूट्रल से ज्यादा डोनेटिंग होते हैं। मतलब न्यूट्रल डोनेटिंग है और माइनस चार्ज कंटेनिंग है, तो भैया माइनस चार्ज कंटेनिंग और न्यूट्रल में हमेशा कौन ज्यादा डोनेट करेगा, हमेशा ज्यादा डोनेट करेगा भैया नेगेटिव चार्ज। यही सर हमने स्टार्टिंग से सीखा था, इंडक्टिव के पॉइंट से सीखा था, याद हो आपको तो एक बात बताओ, कैसे पता लग रहा है कि नेगेटिव ज्यादा डोनेट कर रहा है, न्यूट्रल कम डोनेट कर रहा है। यार एक बात बताओ, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी होगी वही तो दान करेगा। जिसके पास न्यूट्रल है, सब कुछ अपने ही खाने पीने भर का है, वो थोड़ी दान करेगा यार। इसका मतलब दान कौन करता है, डोनेट कौन करता है ज्यादा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो कैसे करेगा, कैसे बताएगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग। मतलब नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ज्यादा डोनेटिंग होगा और न्यूट्रल कम डोनेटिंग होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब आते हैं कि सर इसमें आता कौन है। तो भैया अगर मैं डोनर की बात करूं तो यार डोनर ग्रुप जो होते हैं ना, डोनर ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, डोनर ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा कम ईएन के होते हैं, वो हमेशा कम ईएन के होते हैं। हमने हमेशा यही देखा है, ज्यादा ईएन वाले तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, लेकिन कम ईएन वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यही रीजन था कि कार्बन वाले जितने थे ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थे। और जैसे ऑक्सीजन आता था, नहीं नाइट्रोजन आता था, भैया ज्यादा ईएन के हैं तो खींचने लगते थे। यही खास बात थी। इसीलिए मैं ऑर्डर को समझते हुए यह बात सोच सकता हूं कि यार नेगेटिव चार्ज तो भाई किसी पे भी लग सकता है, और जब किसी पे भी लग सकता है तो क्यों ना C नेगेटिव ज्यादा डोनेट करेगा, N नेगेटिव एंड देन O नेगेटिव। आप ध्यान से देखिए, क्या यही डोनर ग्रुप में आने चाहिए थे? भैया नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है यार, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग में ज्यादा डोनेट कौन करता है, जिसकी ईएन कम होती है। और कौन है, किसकी ईएन कम है, C नेगेटिव की, देन N नेगेटिव, देन O नेगेटिव। नेगेटिव तो है ही, तो डोनेट तो ज्यादा करेगा ही करेगा, लेकिन इनमें भी क्या देख लिया भैया, ईएन देख लिया। अब आती है न्यूट्रल की बात। भैया न्यूट्रल में कौन डोनेट कर रहा है, तो अभी तक हमने यही सोच पाए कि यार आप ना ये रेजोनेंस जो बता रहे हो ना, ये लोन पेयर वाला बता रहे हो। मतलब आपने यही बताया कि लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा डोनर ग्रुप की तरफ होती है, और जब डोनर ग्रुप की तरफ होती है तो एक बात बताओ, लोन पेयर शुरू कहां से होता है, नाइट्रोजन से, फिर ऑक्सीजन, फिर हैलाइड। यही तो खास बात होती है। इसीलिए बेटा नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर है, मतलब नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो भाई साहब नाइट्रोजन की डोनर पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहां पर OH और OR की बात आती है, तो बेटा OH का प्लस एम ज्यादा होता है, OR का प्लस एम कम होता है। जरा इसको समझिएगा, इसमें तो डाउट नहीं है मेरे ख्याल से कि N और O में कैसे किया। देखो इसको मैं ऐसे भी प्रूफ कर सकता हूं
जैसे अपने को ये लगता है कि यार नाइट्रोजन है, आपने पहले क्यों बोला? भाई जब नाइट्रोजन डोनेट करता है ना किसी को, जब नाइट्रोजन किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो भाई नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जब ऑक्सीजन किसी को डोनेट करता है ना, तो चार्ज क्या आता है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है। मतलब सोचो, मैं चाहूंगा कि मैं काम करने के बाद स्टेबल भी रहूं, तो भैया जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है तो एन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है तो ओ पे पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कहां अच्छी होती है? पॉजिटिव लेस ईएन पे स्टेबल होता है। पॉजिटिव कहां स्टेबल होता है? लेस ईएन पे। तो बताओ अपना काम करने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एन या ओ? एन। यही रीजन है कि एन पहले प्लस एम आता है, देन ऑक्सीजन, देन ओआर। अब इसकी बात मैं कर लेता हूं कि OH और OR में कैसे देखा। चलो एन का तो क्लियर है सर। तो भैया जब OH और OR की बात की गई ना, तो OH और OR में एक बात बताओ, जब मैं OH के थ्रू किसी को डोनेट करूंगा, तो भाई डोनेशन का मतलब क्या है? ये थोड़ी कि उठा के इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, ये थोड़ी है। डोनेट का मतलब है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे, डायरेक्शन डोनेटिंग की तरफ होगी, तो मैंने बोल दिया भैया डोनर ग्रुप है। लेकिन भैया ओवरलैपिंग तो कहीं ना कहीं ऑर्बिटल्स के थ्रू ही हो रही होगी ना, कहीं और थोड़ी होगी, ऑर्बिटल्स के थ्रू होगी। मतलब अब जब ऑर्बिटल्स के थ्रू डोनेटिंग होगी, तुम मुझे बताओ, क्या तुम कभी चाहोगे कि ऑक्सीजन जब ओवरलैपिंग कर रहा होगा, उसके बगल में जो ग्रुप लगा हो वो भी बल्कि हो? अपने मन में क्या आता है? अपने मन में यह आता है कि सर चलो बल्कि का तो आपने बोल दिया कि रिपल्सन है, रिपल्सन है तो सर ये ओवरलैपिंग अच्छी नहीं करेगा, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं करेगा तो डोनर पावर अच्छी नहीं होगी। चलो आपने बता दिया। लेकिन सर एक बात बताइए, मेरे मन में एक बात और आ रही है कि यार जब OH और OR की बात हुई, तो मैं ये भी तो सोच सकता था कि यार ऑक्सीजन ही तो डोनेट कर रहा है, दोनों जगह ऑक्सीजन कर रहा है। मैथिल तो थोड़ा बहुत प्लस आई भी दे देगा, तो इसके पास तो ज्यादा पावर होनी चाहिए थी, ये ज्यादा डोनेट करना चाहिए था, लेकिन ये तो कम डोनेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूं ना, तो मैं इसको इंडक्टिव से सोच रहा हूं। सोचो, तुमने इंडक्टिव को ही तो सोचा कि CS3 का इंडक्टिव लग रहा होगा, लेकिन क्या तुमने एक बार ये सोचा, जो तुम पहला पॉइंट बोल रहे थे कि यार सर ये ओवरलैपिंग कर तो ऑक्सीजन ही रहा है। बेटा कर तो ऑक्सीजन ही रहा है, लेकिन इसकी ओवरलैपिंग में और इसकी ओवरलैपिंग में डिफरेंस है। यहां ये बल्कि ग्रुप इसको रिपल्सन से ओवरलैपिंग नहीं करने देगा, और नहीं करने देगा तो इसका प्लस एम कैसे ज्यादा हो सकता है? इसी रीजन से अगर मैं प्लस एम की बात करूं तो OH का प्लस एम ज्यादा होता है और OR का प्लस एम कम होता है। जैसे आप एग्जांपल देता हूं, आप कहीं पर पार्क में गए, घूमने गए पार्क में, आप चाहोगे कि जब पार्क में आप ओवरलैपिंग करो, ठीक है, तो आपके घर वाले आ जाए, आप चाहोगे क्या? नहीं। ओवरलैपिंग तो दो लोग कर ही रहे, एक के घर वाले आ गए, क्या वो ओवरलैपिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ऐसी तैसी कर देंगे घर वाले। यार बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मतलब हमें ओवरलैपिंग करते वक्त रिपल्शन नहीं चाहिए होता है। अगर तुमने रिपल्शन दे दिया तो मैं ओवरलैपिंग अच्छी नहीं कर पाऊंगा, और ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो भैया डोनेशन पावर भी अच्छी नहीं होगी। यही रीजन है OH और OR में प्लस एम किसका ज्यादा होता है? OH का होता है। क्या आपको यह कहानी पूरी समझ में आ गई? अब रिलेटिवली और भी हम कर सकते थे, ठीक है, एस्टर है, अमाइड है, लेकिन रिलेटिवली है सब यही। मतलब बेसिक पॉइंट में जो हमें सीखने वाला था वो ये सीखने वाला था कि ये प्लस एम के ऑर्डर हमें बेसिक तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगला माइनस एम ऑर्डर की। जरा इसको समझिएगा, माइनस एम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, माइनस एम ऑर्डर का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जिसकी ईएन ज्यादा होती है, जिसकी भी ईएन ज्यादा होती है, क्या कहीं ना कहीं वही ज्यादा डोनेट करता है? मतलब ये किस पर रिलेट करेगा? पूरी तरीके से ईएन पे रिलेट करेगा। किस पर रिलेट करेगा? पूरी तरीके से ईएन पे करेगा। अच्छा ठीक है सर, ईएन पे करेगा, मान लिया। ईएन में भी ज्यादा किसकी होती है सर? तो सबसे ज्यादा जो माइनस एम करता है ना, वो बेटा NO2 करता है। वो कौन करता है? NO2। अगर तुम गलती से भी NO2 को प्लस एम लिख दिए तो तुमने हमेशा वो गलती कर दी जो मैंने पहले समझाई थी कि नाइट्रोजन में जो NO2 है ना, इसको तुम हमेशा इस शक्ल में देखो, N डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो लोन पेयर कैसे हो सकता है? और लोन पेयर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो कम ईएन से ज्यादा ईएन की तरफ ही तो जाएगा। मतलब ये किसका पार्ट है? माइनस एम का पार्ट है। किसका पार्ट है? माइनस एम का पार्ट है। NO2 के बाद आता है CN। NO2 के बाद कौन आता है? CN। CN के बाद आता है CHO। अब बात है कि सर CN और CHO में कैसे देखा आपने?
तो भैया जब CN और CHO की बात हो रही है ना, तो CN और CHO में एक बात बताओ, ये जो CN है भैया, ये कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रेजोनेंस के द्वारा, तो बताओ किसकी EN ज्यादा है, CN की, इसीलिए इसका प्लस M क्या है, इसका माइनस M क्या है, ज्यादा है। अब बात आती है CHO की, भैया ये sp2 है, ये sp, अब क्लियर हो गया ये बात। चलिए आगे की देखिए, इसमें आता है इसके बाद COOH, ये है बेसिक जो हमें ध्यान रखने। अब भाई सर अपने CHO और COH में कैसे देखा, अब इसको मैं अलग से समझा देता हूं। देखिए जरा, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक बेंजीन है और बेंजीन पे मैंने CHO को लगा दिया, बेंजीन में मैंने किसको लगा दिया, CHO पे, और यहीं पर मैंने क्या किया, बेंजीन था और बेंजीन से मैंने COOH को लगा दिया, मतलब कार्बोक्सिलिक को लगा दिया। अब एक बात सोचो, जब मैं अपनी कमी को पूरा करना चाहूंगा तभी तो मैं एफर्ट डालूंगा। जब मेरे पास कमी ज्यादा होगी तो मुझे उस कमी को पूरी करने की चाहत ज्यादा होगी, मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करूंगा। यही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, देखिएगा जरा। जब मैं CHO की बात करता हूं ना, तो CHO में क्या होता है बेटा, कि CHO में जो EN का डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव यही आना चाहिए। सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस C और O में C कम है, तो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो खाली कहां होगा, C पे होगा। अच्छा भाई, अच्छा C की कमी को जो पूरा करने वाला है, क्या वो पूरा करने वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन ही तो है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, बेंजीन है। मतलब उसके पास एक ही है जो डोनेट कर रहा है, वो है बेंजीन। तो भैया वो फुल खींचेगा बेंजीन से, अपनी फुल कमी को पूरा करेगा। अच्छा यहां देखा, यहां जब डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव आया ना, तो इस कार्बन के पास दो सोर्स थे। एक सोर्स था ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो डोनेट कर रहा है, एक सोर्स था ये बेंजीन। अभी जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने उसकी कमी को पूरा ही कर दिया, जब उसकी कमी लगभग लगभग पूरी ही हो गई, तो ये बेंजीन से क्यों ज्यादा खींचेगा, मतलब इसकी कमी को लगभग लगभग ओएस तो पूरा कर ही रहा है ना, इसीलिए ये बेंजीन से कम खींचता है। और यही रीजन है कि -M में CHO का -M ज्यादा लगता है और कार्बोक्सिलिक का -M कम लगता है। ये बात आती है यहां पर। तो क्या ये -M के जो ऑर्डर हैं या ये +M के ऑर्डर हैं, ये हमें पूरी तरीके से सिखा देते हैं कि हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। इसलिए हमें रटना नहीं होता, क्योंकि हमें क्वेश्चंस कंपैरिजन के आते हैं, और जब क्वेश्चन कंपैरिजन के आते हैं तो हमें चीजों को रिलेट करना आना चाहिए कि भैया ये ज्यादा है तो ये किससे ज्यादा है, ये दूसरे वाले से ज्यादा है या कम है, मतलब मैं दूसरे वाले से रिलेट कर रहा हूं। और रिलेशन में हमेशा थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो एकदम, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आपने इंडक्टिव का लेक्चर देखा होगा, तो मैंने पहले समझाया था कि भैया इंडक्टिव क्या होता है, फिर मैंने यह समझाया कि अगर इंडक्टिव होता है तो भैया इंडक्टिव में क्या क्या होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और -I+I का ऑर्डर सीखा था। फिर वो ऑर्डर को अप्लाई करते हुए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सीखी थी। अच्छा यहां जो हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सीखने वाले हैं, हम वो बेसिकली सीखने वाले हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी। हम कहीं ना कहीं यही हमें सीखना है, कैटायन और एनायन की स्टेबिलिटी। अच्छा बताओ कैटायन का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो एक चीज बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में हमें डोनर ग्रुप चाहिए होंगे। हमें कौन से ग्रुप चाहिए होंगे, डोनर ग्रुप चाहिए होंगे। और डोनर ग्रुप चाहिए मतलब कौन है जो डोनेट करते हैं, +M डोनेट करता है, +H डोनेट करता है, +I डोनेट करता है। यही तो खास बात है, यही तो थ्योरी है, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब मान लो कि कहीं ना कहीं डोनर ग्रुप नहीं लगे हैं, खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, तो बिल्कुल सिंपल हो गया। जब डोनर ग्रुप लगे ही नहीं है, खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, तो भाई खींचने वाले ग्रुप में हमेशा मैं क्या करूंगा, हमेशा उसका -M कम से कम देखूंगा, हमेशा उसका -I कम से कम देखूंगा। ये मैं देखता हूं। ये है अपने पास इंटरमीडिएट की कहानी। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं, मेसोमेरिक से रिलेटेड ही, ठीक है। वो छोटा सा पॉइंट क्या है, वो छोटा सा पॉइंट है हैलाइड। आपको बस हैलाइड के बारे में ध्यान रखना है, यही मुझे अलग से सीखना था। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं हैलाइड की बात करूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, हैलाइड की, तो हैलाइड में क्या होता है, हैलाइड में आपने देखा होगा, हैलाइड में लोन पेयर होते हैं। हैलाइड में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। मान लो ये X है,
तो ये x के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। ये x क्या है? हैलाइड है। हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं? फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, आयोडीन हो सकते हैं, यही तो होंगे। मतलब हैलाइड के केस में खास बात पता है क्या है? खास बात है कि भाई साहब यहां जो हम सोचते हैं ना वो एक्चुअल में नहीं होता है, या थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं, इसीलिए इसको अलग से पढ़ाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट है। हैलाइड के केस में क्या होता है कि जब मैं हैलाइड की बात करता हूं तो हैलाइड के पास तो लोन पेयर है। अच्छा, लोन पेयर है तो यार लगता है कि लोन पेयर में तो क्या होना चाहिए? प्लस एम होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा, और लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए? प्लस एम होना चाहिए। ठीक है भाई, जब हम बात कर रहे हैं कि यार प्लस एम के साथ साथ इसकी ईएन भी तो ज्यादा होती है, और ईएन ज्यादा होती है मतलब सर ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। बट एक छोटा सा पॉइंट जो पूरे कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इस हैलाइड के केस में थोड़ा सा अलग कर देता है, वो ये है कि इसकी जो ईएन होती है ना, इसकी ईएन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जब ईएन ज्यादा होती है तो इस केस में इसका माइनस आई इसके प्लस एम से ज्यादा लगता है, और जब इसका माइनस आई इसके प्लस एम से ज्यादा लगने लग गया तो बताओ तुम यार रेजोनेंस पीछे हो गया। जो कि हमें लगता था कि यार रेजोनेंस कैसे पीछे हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं अब मेरे पास जो इंडक्टिव के द्वारा खींच रहा है वो ज्यादा खींच रहा है, जो डोनेट कर रहा है वो कम डोनेट कर रहा है। मतलब अगर 2 यूनिट से वो रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा है ना, तो 3 या 4 से वो खींच भी रहा होगा। मतलब ये ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई क्या है? ज्यादा है। मतलब ये कैसा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये है खास बात। ये थोड़ा सा पॉइंट है जो हम रह गया था, ठीक है, जो हमें मेसोमेरी के टाइम ही इसे कहीं ना कहीं डिस्कस करना था। तो अब आता है फिर से इस पे, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। ठीक, हमें हैलाइड के बारे में पता लग गया। मतलब एक लौता कहीं ना कहीं आपको याद रखने वाली चीज क्या हो गई कि भैया लोन पेयर वाले हमेशा एक्टिवेटिंग नहीं होते, हमेशा प्लस एम ज्यादा नहीं होता। कौन सा ऐसा केस है जहां वो प्लस एम तो शो करता है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है? वो है हैलाइड का केस। हैलाइड का केस क्यों है? क्योंकि इसका माइनस आई क्या लगता है? इसका माइनस आई इसके प्लस एम से ज्यादा लगता है। यही रीजन है इसका। अब आती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। फिर एक बार हम कार्बन एनायन पे आएंगे। कार्बोकैटायन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कार्बोकैटायन का एक ही मतलब होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन खाली है, और इलेक्ट्रॉन खाली है तो मैं चाहूंगा कि खूब सारे इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दूं। यही तो चाहूंगा मैं। क्या मैं ये चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हो? अरे यार एक तो वो बर्बाद हो रहा है, क्या तुम चाहोगे कि और बर्बाद हो जाए? नहीं। लेकिन किस्मत खराब हुई तो? अच्छा, बर्बाद हो ही रहा है ना, तो मैं चाहूंगा सर कि कम बर्बाद हो, तभी उसके लिए अच्छा है। बात समझ में आ गई? यही कहानी मैं आगे करने वाला हूं। अब जरा समझिएगा एक क्वेश्चन के थ्रू जिसमें हम पूरी चीज अप्लाई करेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है? पहला ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यहां पर एक और चीज लगा दीजिए, यहां पर इसमें पैरा पे भी मैथिल ग्रुप लगा दीजिए। अब मैं इसको अलग से समझा रहा हूं, बेटा ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ ग्रुप को देखकर इफेक्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ ग्रुप को देखकर कभी इफेक्ट नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसको अलग से सीखना है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने एक चीज यहां पर डिस्कस की कि यार ये जो पॉजिटिव है ना, यहां मैथिल है। अब जब यहां मैथिल है और दूसरी जगह मैंने क्या किया भैया, एक बार मैंने इसको मेटा पे रख दिया और एक बार मैंने इसको पैरा पे रख दिया। अब ये ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है? मेरे ख्याल से ये स्टोरी क्लियर है आपको कि ऑर्थो मेटा क्या होता है। चलिए मैं बता भी देता हूं आपको कि मान लीजिए अगर कोई ग्रुप है ना, कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप के थ्रू पास वाली सबसे नियरेस्ट पोजीशन जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो, जस्ट उसके बगल में होती है उसको हम बोलते हैं मेटा, और जस्ट उसके पास में होती है उसको हम बोलते हैं पैरा। मतलब सबसे नियरेस्ट कौन सी होती है? ऑर्थो, फिर कौन सी होती है? मेटा, फिर कौन सी होती है? पैरा। तो बताओ ये कौन सी हुई? ऑर्थो। फिर ये कौन सी हुई? मेटा। और नीचे वाली फिर कौन सी हो गई? पैरा। मतलब ये बेसिक टर्म्स है जो हमें ध्यान रहने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है, ये अभी मैं यहां से हटा सकता हूं, ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। अब सुनिएगा जरा इसकी कहानी। एक बात बताओ, जब कोई हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा था
तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो एल्कीन के रिस्पेक्ट में भी लग रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में भी लग रहा था। सही बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? एक टाइप का रेजोनेंस ही तो है। क्या रेजोनेंस कभी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं, रेजोनेंस कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टिव करता है लेकिन रेजोनेंस नहीं करता। क्यों यार? कोई चीज रेजोनेंस के थ्रू पास में आ रही है, फिर वहीं से तो होके लास्ट तक जा रही है, तो ओवरऑल जो तुमने पहली पोजीशन में दिया वही उठ के दूसरी पे आ गया, वही उठ के तीसरी पे आ गया, तो भैया रेजोनेंस में कोई डिफरेंस कैसे वो कर सकता है? मतलब रेजोनेंस कभी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस पे सिर्फ कौन डिपेंड करता है? इंडक्टिव। ओनली एंड ओनली इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव ही डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कभी रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब सुनना जरा, जब कोई चार्ज लगा हो, जब कोई चार्ज लगा हो, तो जितने भी हम कहीं ना कहीं ग्रुप देखते हैं ना, जितने भी हम जो इफेक्ट देखते हैं वो चार्ज के रिस्पेक्ट में लगते हैं। वो किसके रिस्पेक्ट में लगते हैं? चार्ज के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं अब इस एल्कीन को ना देखकर हमेशा इस पॉजिटिव को ही देखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा। मतलब क्या हुआ सर? मतलब यह हुआ सर कि जब मैं इसमें रेजोनेंस करूंगा तो रेजोनेंस करने के बाद अब जो यहां पर ग्रुप बनने वाला है, अब जो आइसोमर यहां पर अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ये है। यार ये बताओ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ये मैथिल ग्रुप है, क्या ये जस्ट पॉजिटिव के बगल में लगा हुआ है? और बेटा जस्ट पॉजिटिव के बगल में लगा हुआ है, मतलब ये इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन है। और भैया अल्फा हाइड्रोजन है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यहां एच इफेक्ट लग रहा है। यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है? एच इफेक्ट। अगर ये पॉजिटिव इसके नीचे नहीं आता, अगर ये पॉजिटिव इसके नीचे नहीं आता, तो भैया मैथिल कभी भी रेजोनेंस मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकता था। क्योंकि यार मैथिल के लिए अल्फा होना चाहिए, बीटा बीटा थोड़ी होता है, अल्फा होता है ना। अल्फा का मतलब जस्ट बगल वाला। जैसे यहां देखिए, जब मैं यहां रेजोनेंस करूंगा तो भैया पहला रेजोनेंस करने के बाद ध्यान से देखो जरा, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड पहले से है और ये मैथिल है। क्या अभी भी कोई मैथिल के नीचे है? नहीं। फिर रेजोनेंस किया, फिर रेजोनेंस किया तो भैया अब क्या हुआ? अब यहां पर ये पाई बॉन्ड यहां बन गया, पॉजिटिव यहां लग गया और मैथिल यहां था। फिर घूमते 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 वो चला जाएगा, घूमते घूमते वो चला जाएगा। मतलब ये जो मैथिल है, क्या जिंदगी में कभी इस मैथिल के नीचे पॉजिटिव आ रहा है? नहीं। और जब मैथिल के नीचे पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है तो वो उसके लिए बीटा पोजीशन हो गई ना, अल्फा थोड़ी हुई। और बीटा के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी लगता है, अल्फा के लिए लगता है। तो फिर क्या करे सर, क्या लिखे? तो एक इफेक्ट जो हमेशा लगता है, क्या वो इंडक्टिव है? इसीलिए मुझे यहां क्या लगाना चाहिए? CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट लगाना चाहिए। इफेक्ट को लिखना सीखो, क्योंकि अब तुमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं, तो इफेक्ट लिखना तुम्हें आना चाहिए। अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में यहां मैथिल ग्रुप था बेटा, तीसरे में यहां कौन सा ग्रुप था? मैथिल लगाना मैं भूल चुका हूं। देखिए मैथिल ग्रुप था। जब मैं यहां रेजोनेंस करूंगा तो यहां पर जब पहला रेजोनेंस किया तो भैया पहले रेजोनेंस में, अब मेरे ख्याल से रेजोनेंस में तो दिक्कत नहीं है कि रेजोनेंस कैसे कर रहा हूं मैं। और जब मैं इसका दूसरी बार रेजोनेंस करूंगा तो भैया दूसरी बार रेजोनेंस करते ही ध्यान से देखो, ये मैथिल के जस्ट नीचे आ जाएगा। और जब मैथिल के जस्ट नीचे आ गया तो भाई साहब ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन आ गई, क्योंकि अब ये मैथिल इसके लिए अल्फा है। मतलब इन तीनों में अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सोच के देखो, एक को इंडक्टिव से डोनेशन मिल रहे हैं थोड़े थोड़े, एक को हाइपर से मिल रहे हैं, तीसरे को भी हाइपर से मिल रहे हैं। तो भैया एक बात तो क्लियर है कि जो 2 है ना वो सबसे लेस स्टेबल होगा, जो 2 है वो सबसे लेस स्टेबल होगा। अब बात आई 1 और 3 की। सर दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन है, दोनों CH वाले अल्फा है, दोनों में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सर रेजोनेंस तो सेम हो गया सर। और जब रेजोनेंस सेम हो गया सर, तो रेजोनेंस तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। जितना यहां से डोनेशन है उतना ही यहां से डोनेशन है। अब क्या करें सर? यार फिर एक बार बताओ, जब आपके पास 2 पावर है, आपकी एक पावर सेम हो गई है, किसी के मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में मार्क्स सेम हो गए हैं, तो क्या मैं दूसरे सब्जेक्ट को कंपेयर करता हूं? वो दूसरा सब्जेक्ट हाइपर के बाद ऐसा क्या शो करता है मैथिल, जो हमेशा लगता है? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब इसके साथ साथ इसका इंडक्टिव भी लगेगा। और मेरे भाई इंडक्टिव भी लगेगा तो मुझे बताओ, पॉजिटिव को पास से डोनेशन ज्यादा मिलेगा, दूर से डोनेशन
कम मिलेगा। यही रीजन है कि 1 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा और 2 सबसे बाद में आएगा। अब फिर किसी के मन में आया कि सर जब इंडक्टिव से ही आंसर निकालना था आपको तो आप 1 2 3 लिख देते, सबसे पास फिर दूर और दूर 1 2 3 लिख देते, आपने ये कहानी फिर क्यों की? तो मेरे भाई एक ऐसा आदमी है जिसके पास सिर्फ एक पावर है, दूसरी पावर है ही नहीं, वो पहले ही सब्जेक्ट में कम हो चुका है, तो फिर वो तो गेम के बाहर ही है ना। मैंने इंडक्टिव तब कंपेयर किया जब हाइपर सेम हो चुका था, तब जाके इंडक्टिव कंपेयर किया। मतलब आपके पास जब भी रेजोनेंस सेम आएगा, आपको गेम के बाहर कौन निकाल के आंसर देगा? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वही ऐसा है जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, अलग अलग जगह पे अलग अलग लगता है। अब बताओ ये पूरा क्वेश्चन अगर मैं रिलेट करूं तो मैं कैसे करता कि भैया ये पॉजिटिव, किसी ने कहा सर ये एल्कीन से तो हाइपर शो कर रहा है, हाइपर लिख दो आप, ये भी तो एल्कीन से हाइपर शो कर रहा है। तो भैया जब चार्ज होता है ना तो हम सिर्फ चार्ज को देखते हैं, तो पॉजिटिव कहां जाएगा? यहां, मतलब उसके लिए क्या लिखेंगे हम? उसके लिए लिखेंगे प्लस एच। मतलब यहां हम क्या लिखेंगे? सर यहां आएगा, यहां आएगा, यहां तो कभी नहीं आएगा, मतलब सर क्या लिख दें? प्लस आई। सर घूमते 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 सर यहां आएगा और यहां आएगा तो सर क्या लिखेंगे? प्लस एच। सर दो ऐसी क्वालिटी हैं जो डोनेट कर रही है ज्यादा, एक कम डोनेट कर रही है, मतलब सर 2 पहले नहीं आएगा। अब सर 1 और 3 में क्या हुआ? सर दोनों डोनेट कर रहे हैं और दोनों सेम डोनेशन है, तो सर हाइपर से तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या लगा दूं? इंडक्टिव। इसीलिए सर पास से डोनेशन ज्यादा होता है, दूर से कम होता है, मतलब आंसर 1 3 2। ये है सॉल्व करने का तरीका। तो आपने पूरा भी समझ लिया और अब आप कैसे सोचोगे आपने ये भी समझ लिया। तो बताइए ये क्वेश्चन जो था ये आपका क्लियर हो चुका है कि यहां आंसर क्या आएगा? 1 1 के बाद क्या आएगा? 3, सॉरी यहां पर उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि ये मैंने दोनों मेरे ख्याल से पैरा पे लगा दिए हैं, तो एक को मैं ऑर्थो पे लगा देता हूं, ठीक है, एक को अपन कहां लगा देते हैं? ऑर्थो पे, जिससे ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा हो जाए। तो भैया ये लगा दिया ऑर्थो पे, ये मेटा पे, ये पैरा पे, अब अलग अलग हो गया। अब बताओ आंसर क्या लिख दूं? 3 1 2, क्योंकि यहां पर ये 3 है, तो ये मत सोचना कि वहां आंसर अलग आ रहा है, यहां आंसर अलग आ रहा है। भैया वहां पे वो 1 मैंने ऑर्थो वाला लिया था, यहां मैंने 3 वाला ऑर्थो लिया है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। क्या था कॉन्सेप्ट बताओ जरा, एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, फटाफट फटाफट बताओ। भैया ये पॉजिटिव घूम के यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, भैया ये 3 अल्फा का हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक। भैया ये पॉजिटिव यहां आएगा, यहां आएगा, कभी इसके नीचे आया ही नहीं तो हाइपर तो कभी लगेगा ही नहीं। भैया ये इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, अच्छा इसके नीचे है, अच्छा भैया ये तो प्लस एच है। सर प्लस एच तो सेम हो गए, इंडक्टिव कम डोनेट करता है, मतलब 2 तो सबसे पीछे आएगा। सर 3 और 1 में देखा तो हाइपर तो सेम है सर, इंडक्टिव पास से डोनेशन ज्यादा होता है, दूर से डोनेशन कम होता है। द आंसर इज 3 1 2। क्लियर? अब आपको मेरे ख्याल से पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा यार। अब जरा इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, देखिए जरा ध्यान से बेटा। जब मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, अब बेटा ध्यान से देखना, यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने रख दिया OH, बहुत ध्यान से देखना बेटा क्योंकि अब चीजें फिर से चेंज होंगी थोड़ा थोड़ा। यहां OH रख दिया, यह है पहला ऑप्शन, ठीक है, यह है अपने पास पहला ऑप्शन। फिर मैंने क्या रख दिया, OH तो रखा लेकिन उसको ऑर्थो पे ना रख के उसको मैंने कहां रख दिया, उसको मैंने मेटा पे रख दिया। ठीक उसी तरीके से OH तो लिया लेकिन उस OH को मैंने मेटा पे ना रख के अब मैंने उसको पैरा पे रख दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना जरा, अब ध्यान से सुनना, वही कॉन्सेप्ट है सेम। अब वैसा ही कुछ सोचूंगा मैं, तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको सोचने में बिल्कुल गलती नहीं हो, समझने में कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। देखिए जरा, जब मैं रेजोनेंस करूंगा तो बेटा एक बात बताओ, रेजोनेंस करते ही क्या ये रेजोनेंस करते ही OH के जस्ट नीचे पॉजिटिव आ जाएगा? और बेटा क्या आपको रेजोनेंस की कंडीशन दिख रही है? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन थी? क्या रेजोनेंस की डायरेक्शन ये होगी? रेजोनेंस की डायरेक्शन ये होगी तो मुझे ये बताओ, मैंने एल्कीन के थ्रू क्यों नहीं देखा? वहां से भी तो देख सकता था। क्यों सर? क्योंकि जब आपने बताया कि पॉजिटिव चार्ज लगाओ या नेगेटिव चार्ज लगाओ तो हमेशा हम पहले चार्ज के बारे में सोचते हैं, फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे। पहले हमारा काम क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में ही सोचना। देखिए बताइए मुझे, क्या मैं इस ग्रुप को कहीं ना कहीं प्लस M ग्रुप लिख सकता हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू डोनेट कर रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस M। ठीक है भैया, आगे आते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस करने के बाद यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा। क्या वो OH के नीचे कभी भी आएगा?
जब कभी भी नहीं आएगा तो मैं रेजोनेंस कैसे कर पाऊंगा, और रेजोनेंस नहीं कर पाऊंगा तो भैया एक लौता इफेक्ट और जो ये शो करता है वो है माइनस आई। प्लस आई थोड़ी करता है, वो तो माइनस आई करता है, तो मैंने माइनस आई लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन में गए तो भैया पॉजिटिव फिर से OH के नीचे आ गया, और सर OH के नीचे आ गया, अरे सर ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है और रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। अच्छा, रेजोनेंस के द्वारा डोनेशन, ये तो प्लस M है सर। मतलब सर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पूछी थी आपने पूछी थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यार सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को सोचने का एक ही तो तरीका था कि भैया कार्बोकैटायन को तो चाहिए डोनेट करने वाले, जो ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे वो पहले आएंगे। यही तो बोला था आपने, सही बोला था, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर दूसरा जो ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन पहला और तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सर। मतलब पॉजिटिव के लिए 1 और 3 तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन 2 उसको बर्बाद कर रहा है, मतलब 2 सबसे पीछे आएगा सर। ठीक है भाई, अब बात आती है 1 और 3 में। सर प्लस M तो सेम है इसका सर, रेजोनेंस से तो आंसर ही नहीं आएगा क्योंकि रेजोनेंस तो इक्वल लग रहा है। अच्छा, रेजोनेंस इक्वल लगता है तो बाहर कौन निकालता है, तो बाहर निकालता है सर इंडक्टिव। और OH कौन सा इंडक्टिव शो करता है, प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई करता है सर। और बताओ पॉजिटिव को पास से खींच रहा है, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा बर्बाद करेगा। पॉजिटिव को दूर से खींच रहा है, कम खींचेगा, थोड़ा तो स्टेबल करेगा यार। मतलब पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा। क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आया? क्या आपको ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से क्लियर हो गए? मतलब कॉन्सेप्टली चलोगे ना तो आपको लेक्चर में 1% दिक्कत नहीं आएगी। आपको लेक्चर में ये लगेगा कि यार मैं बिल्कुल वही सोच रहा हूं जो सर बोल रहे हैं, इसलिए आपको लेक्चर में प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे बेटा, बिल्कुल नहीं आने देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पे। तो भैया ये बात तो क्लियर हो गई कि किस तरीके से इसको अपन ने सॉल्व किया है। तो यही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। तो बताओ यहां क्या लिख दूं? ये भैया पॉजिटिव, क्योंकि भैया रेजोनेंस करोगे तो यही तो पाई बॉन्ड थे, रेजोनेंस करके यहां आएगा, यहां आएगा, तो भैया क्या लिख दूं? प्लस M लिख दूं। क्यों? क्योंकि भैया लोन पेयर के थ्रू डोनेशन होगा, डोनेशन होगा तो भैया प्लस M लिख दिया। यहां आएगा, यहां आएगा, क्यों भैया अल्टरनेट ही तो आता है, तो भैया कभी आ ही नहीं रहा तो भैया क्या लिख दूं? माइनस आई लिख दूं। यहां आ रहा है, यहां मतलब पॉजिटिव OH के नीचे आ रहा है, अरे भैया ये तो डोनेट करेगा, डोनेट करेगा मतलब ये तो भैया प्लस M हो गया। भैया 2 डोनेट कर रहे हैं, एक खींच रहा है, तो 2 तो सबसे बरकरार हो गया। दोनों सेम टाइप से डोनेट कर रहे हैं तो भैया कौन हमको बाहर निकालेगा? तो बोले भैया माइनस आई। अच्छा, माइनस आई पास से ज्यादा खींचता है, बर्बाद कर देगा, दूर से कम खींचता है, सही करेगा। मतलब इस जगह पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है क्या आंसर 1 3 2 आता। तो हर तरीके से आपने सीख लिया कि क्वेश्चन कर कैसे रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको खुद सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप सोच ले जाएंगे, कंफर्म है। रेजोनेंस करिए आप, रेजोनेंस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी भाई। रेजोनेंस में अब अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भैया यही थे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड बना लोगे तो शायद आपको पॉजिटिव डीलोकलाइज करने में दिक्कत नहीं होगी, पॉजिटिव कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। तो बताओ भैया, घूम के यहां आएगा, यहां आएगा, घूम के यहां आएगा, यहां आएगा, घूम के यहां आएगा, यहां आएगा, मतलब सब कुछ उसके नीचे आ रहा है। आ रहा है तो एक बात बताओ, तुम इंडक्टिव सोचोगे या हाइपर कॉन्जुगेशन सोचोगे? तो जर सब एक बात बताओ सर, जब मुझे पता है कि रेजोनेंस सबसे अच्छा होता है, देन हाइपर होता है, देन इंडक्टिव होता है, तो मैं इंडक्टिव क्यों सोचूं जब हाइपर हो रहा है? हाइपर नहीं हो रहा होता तो मैं इंडक्टिव सोचता, बिल्कुल सोचता, लेकिन जब हाइपर हो ही रहा तो सर मैं हाइपर सोचूंगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छा फैक्टर है। तो सर 3 अल्फा का हाइपर कॉन्जुगेशन है, सर 2 अल्फा का हाइपर कॉन्जुगेशन है, सर 1 अल्फा का हाइपर कॉन्जुगेशन है। 1 अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए एक ही तो हाइड्रोजन है। 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब सर सबसे ज्यादा डोनेशन, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। द आंसर गोज टू 1 2 3 4। ये आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर आ गया कि नहीं आ गया? अब यहीं पर एक क्वेश्चन और मैं बना सकता था, देखिएगा वो क्वेश्चन कैसा पूछ सकता था। वो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता था कि मान लीजिए सर यहां पर पहला ऑप्शन मैंने क्रिएट किया, आइसोटोप से रिलेटेड बात कर रहा हूं, और आपको पता है मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में पूरी तरीके से समझाया है कि आइसोटोप्स में मान लीजिए ये CH3 है सर, यहां मैंने लगा दिया CD3 और यहां लगा दिया मैंने CT3, तीसरे पे मैंने क्या लगा दिया? CT3। तो एक बात बताओ,
जब मैंने पॉजिटिव से रिलेट करता हुआ CH3 CD3 और CT3 लगाया, तो भाई CH3 के पास भी पॉजिटिव कभी ना कभी आएगा, CD3 के पास भी कभी ना कभी पॉजिटिव आएगा, और CT3 के पास भी कभी ना कभी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सर इंडक्टिव नहीं, हाइपर देखो। और सर हाइपर में एक बात बताओ, 3 अल्फा यहां भी है, 3 अल्फा यहां भी है, 3 अल्फा यहां भी है, लेकिन सर ये CH वाला है, सर ये CD वाला है, और सर ये CT वाला है। मैंने आपसे यही कहा था, जो जल्दी टूट जाता है वही तो डोनेट जल्दी करता है। यही रीजन था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में, आइसोटोपिक्स इफेक्ट में CH3 सबसे ज्यादा, देन CD3 एंड देन CT3। यही रीजन है कि HDT में जो अब आंसर आने वाला है दैट इज 1 2 3। किसी को लग रहा हो सर आपने इक्वालिटी होल्ड क्यों नहीं की? अरे इक्वालिटी है ही नहीं भाई, CH3 थोड़ी है, एक CH3 एक CD3 है, इक्वालिटी कैसे हो गई? इसका मतलब यह है पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में रेजोनेंस का यूज करके हम इसको क्लियर करना है। बात क्लियर हो गई कि आपको? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में मैंने मिक्स किया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हैलाइड में क्या आप उसका +M लगाओगे या हैलाइड में उसका -I लगाओगे? तो भैया हैलाइड में मेजर फैक्टर होता है -I, तो आप कौन सा फैक्टर लगाओगे? -I। मैं OH में +M क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि वहां लग सकता था, और जब लग सकता है तो भैया मेसोमेरिक क्यों नहीं लगाऊंगा? मैं अच्छा फैक्टर क्यों नहीं लगाऊंगा? मैं मोर डोमिनेटिंग क्यों नहीं लगाऊंगा? मैं Cl में +M क्यों नहीं लगा रहा हूं? क्योंकि वो मोर डोमिनेटिंग नहीं है, वहां -I उसका मोर डोमिनेटिंग ग्रुप है, इसीलिए वो ओवरऑल हैलाइड्स के केस में हैलाइड्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लोन पेयर होता है, +M शो करते हैं, उसके बावजूद भी उनका -I ज्यादा होता है क्योंकि उसकी EN ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ क्या हैलाइड के केस में वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? वो डीएक्टिवेटिंग है। क्लियर? चलिए यहां देखिएगा। तो भैया आप क्लियर हो गया कि पॉजिटिव कहां कहां आएगा, यहां। इसका मतलब भैया ये क्लियर हो गया, यहां और यहां। ठीक है भैया, इसका मतलब सर यहां तो मुझे कुछ नहीं सोचना, -I ही लगेगा। सर यहां तो रेजोनेंस हो सकता है सर, मतलब ये रेजोनेंस के द्वारा डोनेट करेगा, मतलब सर +M हो गया। यहां सर CH3 है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब सर ये है। सारे फैक्टर लिख लिए, खत्म। किसकी स्टेबिलिटी पूछा है? पॉजिटिव की। पॉजिटिव की स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हो? क्या कमी है उसके पास जो पूरी कर दूंगा तो स्टेबल हो जाएगा? भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे दोगे इलेक्ट्रॉन? तो भैया एक हाइपर से दे रहा है, एक रेजोनेंस से दे रहा है, एक खींच रहा है, एक कुछ भी नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा डोनेशन क्या ये 1-2 वाले ही कर रहा है, मतलब 1-2 वाले पहले आएंगे, लेकिन 1-2 में भी क्या मुझे पता है सबसे पहले रेजोनेंस, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। मतलब क्या सबसे पहले 2 आएगा, देन 1 आएगा। अब आई 3-4 की बात। एक इसको बर्बाद कर रहा है, एक ना आबाद कर रहा है ना बर्बाद कर रहा है, तो बोले भैया 4 तब भी थोड़ा सही है, कम से कम बर्बाद तो नहीं कर रहा है। द आंसर गोज टू 2 1 4 3। क्या आपको ये ऑर्डर लिखने में कोई भी दिक्कत है क्या? अब आते हैं, कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज की। जरा समझिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ यार, पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे एक बात बताइए कि यार मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यार ये कंपैरिजन करो, एक पॉजिटिव चार्ज है, खूब रेजोनेंस कर रहा है, खूब रेजोनेंस कर रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज है जो रेजोनेंस तो कम कर रहा है लेकिन उस पॉजिटिव की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब इनमें अगर मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी होती तो मैं इनमें स्टेबिलिटी कैसे चेक करता? तो एक ही बात समझ में आती है बेटा कि अगर पहले ऑप्शन में ये पॉजिटिव यहां नहीं भी होता तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होता, अगर ये पॉजिटिव नहीं भी होता। लेकिन अगर ये पॉजिटिव नहीं रहता तो बेटा ये कंपाउंड कभी भी अच्छा नहीं हो सकता था। मतलब इस पॉजिटिव की वजह से ये एरोमेटिक हुआ है, मतलब इस पॉजिटिव की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन ये पॉजिटिव ये यहां ना होकर कहीं और भी होता तो ये कंपाउंड कभी दिक्कत में नहीं होता। इस कंपाउंड में तो भैया एक बात है, स्टेबल होता ही होता। मतलब इस पॉजिटिव का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसीलिए हमें इंपॉर्टेंस देखनी होती है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो भैया स्टेबिलिटी हो जाएगी 2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन मान लो सर आपने ज्यादा रेजोनेंस क्यों नहीं देखा, तो भैया पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ये है,
अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों ही इसको एरोमेटिक बना रहे हैं। मतलब अगर ये दोनों में पॉजिटिव नहीं होता ना तो ये इतने स्टेबल नहीं होते। मतलब दोनों में पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक बन रहा है। तो भाई इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कम रेजोनेंस कर रहा है। तो मुझे बताओ अब मैं क्या देखूंगा, क्वांटिटी दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 2। ये आती है आपकी स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि मैंने इंपॉर्टेंस को कैसे समझा है। अब जरा एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल में आपसे यह पूछा गया है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। क्या बेटा अब मुझे देखना आना चाहिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने यही देखा था, एरोमेटिसिटी कंपाउंड को पहचानना सीखा था, हर एक तरीके से सीखा था कि कंपाउंड क्या हो सकता है। जरा देखिएगा भैया 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, अरे भैया ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। यहां देखा तो भैया ये पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक नहीं है, पॉजिटिव नहीं भी होता तो भी ये कंपाउंड एरोमेटिक होता। यहां पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक है, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस पॉजिटिव की। और यहां तो एक ही रेजोनेंस कर रहा है, यहां खूब सारे रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब ये तीनों तो तगड़े हैं चलो, लेकिन ये तो बर्बाद हो गया ना, पॉजिटिव की वजह से बर्बाद हो गया। मतलब पॉजिटिव ही यहां पर क्या है? अनस्टेबल है। मतलब 1 तो सबसे बेकार हो गया, 3 सबसे अच्छा हो गया, क्योंकि 3 में उस पॉजिटिव की वजह से वो एरोमेटिक हुआ है। लेकिन अब 1 और 4 में, और सॉरी 2 और 4 में, तो भैया 2 में रेजोनेंस ज्यादा है, 4 में रेजोनेंस कम है। ज्यादा रेजोनेंस करोगे तो एनर्जी ज्यादा लूज करेगा, कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। द आंसर गोज टू 3 2 4 1। समझो, बात को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, इंटरमीडिएट में एनायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अच्छा, एनायन में भी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, इंडक्टिव में ही 4 पॉइंट थे। कौन कौन से? पहले नेगेटिव कहां होना चाहिए, ज्यादा ईएन पे या कम ईएन पे? ज्यादा ईएन पे। फिर पॉजिटिव अगर सेम फैमिली पे है तो भैया सेम फैमिली में क्या देखते थे, जल्दी बताओ जरा। सेम फैमिली में साइज देखते थे, जिसका साइज बड़ा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर आई तीसरा पॉइंट, जब सब कुछ सेम है, सी सी सी, सब पे सी सी है, तो भैया नेगेटिव का मतलब ही क्या था कि खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकूं तो बहुत अच्छी बात है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? -m ग्रुप, -I ग्रुप। लेकिन अगर किस्मत खराब हुई तो डोनर हुए तो भैया कम डोनेट करने वाले होने चाहिए, ज्यादा डोनेट करने वाले नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट अब हम खुद अपने मन से लिख सकते हैं भाई, इनमें तो कुछ दिक्कत ही ना है। अब जरा चेक करके देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको पहले मैं आपको समझाऊंगा एकदम सॉल्व करके, फिर मैं आपको इसके और तरीके बताऊंगा, ठीक है। यहां पर मैं कुछ ग्रुप लगा देता हूं, एक ग्रुप मिसिंग है, दिस इज पैरा एंड दिस ऑर्थो, यहां ऑर्थो पे लगा दिया, ठीक। अब ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बोलूं तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं लगता, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं लगता, तो इसको सॉल्व कैसे करें? मतलब मुझे रेजोनेंस करना आना चाहिए, रेजोनेंस करने के बाद रेजोनेंस को समझना आना चाहिए कि एक्चुअल में नेगेटिव क्या चाहता है। मुझे पता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन के बाद एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हो, आप विद इन अ मिनट उसे सॉल्व कर लोगे बिना किसी रेजोनेंस के द्वारा। यह तरीका अपन बताने वाले हैं, तो सुनिएगा जरा। जब मैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो बड़ा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में कार्बन आयन को डोनेटिंग नहीं चाहिए, उसको तो चाहिए खींचने वाला। अगर डोनेटिंग हो तो कम से कम हो। यही रीजन है कि 1 डिग्री कार्बन आयन सबसे स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री कार्बन आयन एंड देन 3 डिग्री कार्बन आयन। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब आते हैं जरा बात पे, इसको समझते हैं। जब मैंने यहां रेजोनेंस किया, तो रेजोनेंस करके नेगेटिव यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। क्या ये कहीं ना कहीं 3 डिग्री कार्बन आयन है? देखिए 3 डिग्री कार्बन पे कार्बन आयन है। अच्छा, जब ये नेगेटिव यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा, क्या ये जिंदगी में कभी इसके नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब सब जगह नेगेटिव कहां है? 2 डिग्री कार्बन आयन पे। जब मैं यहां कर रहा हूं तो भैया यहां भी 3 डिग्री पे आ रहा है। मतलब सर यहां भी कौन से डिग्री का कार्बन आयन बन रहा है? कभी ना कभी 3 डिग्री का। बताओ इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है, क्या वो कहीं ना कहीं 2 की सबसे बेस्ट होने वाली है? 2 की क्या होने वाली है? सबसे बेस्ट।
अब बताओ मुझे जरा 1 और 3 में कैसे देखें। यार 1 और 3 में हाइपर तो नहीं सोच सकते क्योंकि हाइपर तो वो शो ही नहीं करता है। क्या इंडक्टिव हमेशा लगता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो? इंडक्टिव तो हमेशा लगता है सर। अच्छा, तो भैया पास से डोनेट करेगा तो ज्यादा डोनेट करेगा, दूर से डोनेट करेगा तो कम डोनेट करेगा, लेकिन मुझे देखना किसके लिए? नेगेटिव के लिए। और नेगेटिव को ज्यादा डोनेट करने वाला चाहिए या कम डोनेट करने वाला चाहिए? कम चाहिए। यही लिए आंसर आता है 1 पहले आता है और 3 बाद में आता है। अब इसी चीज को मैं अपने मेथड से सॉल्व करूंगा जिससे आपको इतना कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतना कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, सब कुछ बहुत प्रॉपर आंसर में आएगा, बिल्कुल सही आंसर में। वो तरीका आप सुनिएगा। अब वो तरीके का टाइम आ चुका है जिसे मुझे अब सीखना है। अब वो टाइम आ चुका है। देखो, वो टाइम ये है कि अगर मैं किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में इफेक्ट देखता हूं, चाहे वो पॉजिटिव लगा हो, चाहे वो नेगेटिव लगा हो, चाहे कुछ भी लगाओ, आप तो आंख बंद करके उस इफेक्ट को लिखो और गलत हो जाए तो आके बता देना कि गलत हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब मैं इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में पोजीशन को देखता हूं तो मुझे ऑर्थो दिखती है और मुझे पैरा दिखती है। ठीक, ऑर्थो और पैरा पे मैंने एक चीज नोटिस की कि यहां पर कहीं ना कहीं चार्ज जरूर आते हैं। चार्ज जरूर आते हैं, इसका मतलब वो रेजोनेंस करने की कंडीशन में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि रेजोनेंस हो सकता है। इसी रीजन से अब से हमेशा तुम क्या करोगे, ऑर्थो हो या पैरा हो, जो भी ग्रुप लगा हो ऑर्थो और पैरा पे, आप ऑर्थो पैरा पे उसका कौन सा इफेक्ट लिखोगे? रेजोनेंस इफेक्ट लिखोगे। कौन सा इफेक्ट लिखोगे? रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट। या तो प्लस एम लिखोगे या माइनस एम लिखोगे या प्लस एच लिखोगे, यही तो लिखोगे आप, यही इफेक्ट आप लिखोगे। मतलब आपको हमेशा ऑर्थो और पैरा पे हमेशा कौन सा इफेक्ट लिखना है? आपको हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट लिखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फिर बात आती है कि जब कोई चीज मेटा पे हो, तो भैया जब भी कोई चीज मेटा पे लगी हो तो मेटा पे चाहे कुछ भी लिखा हो, आप उसके लिए उसका इंडक्टिव ही लगाओगे। आप उसके लिए हमेशा उसका क्या लगाओगे? इंडक्टिव। या तो प्लस आई लगाओगे या फिर माइनस आई लगाओगे, हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओगे? इंडक्टिव। ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस और इंडक्टिव कहां पे? मेटा पे। चाहे कोई क्वेश्चन हो, अभी हमने किया था ना, देखो अब उसको लगा के दिखा रहा हूं, देखना किस तरीके से बिल्कुल सही आंसर आता है। पहला हमने क्या लिया था? पैरा वाला लिया था शायद, फिर हमने मेटा वाला लिया था और नेगेटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। ठीक है, देखिए जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को, जिससे कि आपका जो टाइम है ना वो बिल्कुल सेव हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फटाफट आंसर आ जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने लगा दिया पैरा पे। अच्छा, मुझे पता है कि यार हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है नेगेटिव में, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैंने अभी सॉल्व भी किया, मैंने आपको दिखा दिया बिना हाइपर का यूज किए हुए। लेकिन आपको यह सब कुछ नहीं देखना है। आप बिल्कुल यह ध्यान रखें कि अगर कोई ऑर्थो पैरा पे लगा है तो भाई साहब कुछ भी हो, आप उसका रेजोनेंस इफेक्ट ही लिखेंगे। ये नहीं कि आप उसका कुछ और इफेक्ट। रेजोनेंस अगर OH लगा होता प्लस एम लिख देता मैं, चाहे कभी भी कुछ भी हो, नेगेटिव लगाओ पॉजिटिव लगाओ कुछ भी लगाओ। CH3 है ना, मैं प्लस H लिख दूंगा, खत्म। NO2 है ना तो मैं माइनस एम लिख दूंगा, NH2 है तो मैं प्लस एम लिख दूंगा, CHO है तो मैं माइनस एम लिख दूंगा, कार्बोक्सिलिक है तो मैं माइनस एम लिख दूंगा। मतलब मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट देखूंगा, बस। अब आप सोचो, जब मैं इस मैथिल की बात कर रहा हूं, क्या ये ऑर्थो और पैरा पे लगा हुआ है? बिल्कुल बेटा पैरा पे लगा हुआ है, बिना कुछ सोचे। मुझे पता है कि वो शो नहीं करता है, मुझे पता है, लेकिन मैं लिखूंगा। देखना अभी आप आंसर देखना। सेकंड में प्लस आई, ऑर्थो पे है प्लस एच। भैया नेगेटिव को ज्यादा डोनेट करने वाला चाहिए या कम डोनेट करने वाला चाहिए? कम चाहिए तो मैंने 2 को पहले लिख दिया। ठीक है भाई, ज्यादा डोनेशन, लेकिन डोनेशन तो सेम है, तो फिर क्या करूं? तो भैया इसका दूसरा इफेक्ट लगाते थे, क्या? प्लस आई। अब बताओ सर, इसका प्लस आई लगाओगे, पास से ज्यादा डोनेट करेगा, दूर से कम डोनेट करेगा, चाहिए क्या? कम डोनेशन। द आंसर इज 213। जरा यहां देखिएगा, द आंसर इज 213। आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं, चाहे आप कॉन्सेप्टली जाओ,
चाहे आप मेरे वाले तरीके से जाओ, और आपको पता है कि ये तरीका 2-3 सेकंड लगेगा, आप फटाफट आपने इफेक्ट लिखा, कंपेयर कर लिया कि किसके लिए देख रहा हूं। अब आपको यही करना है बस, और कुछ नहीं। ऑर्थो पैरा पे क्या लगाओगे, चाहे कुछ लगता हो चाहे नहीं लगता हो, बस ग्रुप कहां होना चाहिए, ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे क्या लगाओगे, रेजोनेंस इफेक्ट, और मेटा पे क्या लगाओगे, इंडक्टिव। खत्म कहानी, कुछ और करना ही नहीं है इसके अलावा। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या लिख दूं, कुछ मत सोचो कि प्लस एम करेगा कि नहीं करेगा, कुछ नहीं, सीधे लिखो भाई पैरा पे लगा है प्लस एम, मेटा पे लगा है भैया माइनस आई, ऑर्थो पे लगा है भैया प्लस एम, चाहे शो करे चाहे नहीं, बस सिंपल लिख लिया। अब बताओ, क्या तुम नेगेटिव को खींचने वाला ग्रुप दोगे या डोनेट करने वाला ग्रुप दोगे? खींचने वाला ग्रुप दोगे मतलब 2 क्या हो गया, पहले आ गया। अब 1 भी डोनेट कर रहा है, 3 भी डोनेट कर रहा है, तो भैया डोनेशन तो सेम हो गया, तो कौन सा इफेक्ट हमको बाहर निकालेगा, इंडक्टिव। अब बताओ, पास से खींचेगा तो ज्यादा खींचेगा, दूर से खींचेगा तो कम खींचेगा। द आंसर इज 2, 3, 1। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है तरीका, एकदम एकदम इजी तरीका हो जाएगा, एकदम आपको यूं सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। चलिए अगला देखिए, कुछ नहीं भैया, मैथिल है भैया प्लस एच, भैया ओ एच है भैया प्लस एम, पैरा है ना इसलिए तो भैया माइनस है। अच्छा यहां क्यों नहीं रेजोनेंस लगाया सर? अरे भैया यहां माइनस आई डोमिनेटिंग है, रेजोनेंस क्यों लगाऊंगा, बेस्ट फैक्टर लगाऊंगा मैं, तो मैं माइनस आई लगा दिया। यहां कुछ भी नहीं है भैया, नेगेटिव था, देखना था नेगेटिव के लिए कौन है खींचने वाला, ये नहीं है ये नहीं है, ये है खींचने वाला, मतलब 3 पहले आ गया। भैया ये दोनों तो डोनेट कर रहे हैं, बर्बाद कर देंगे। ये ना डोनेट कर रहा है ना विड्रॉ कर रहा है, कम से कम ये अच्छा तो है। अब आया 1 और 2 में, भैया कौन है जो कम डोनेट कर रहा है? भैया कम तो ये डोनेट करता है, ज्यादा ये डोनेट करता है, लेकिन नेगेटिव के लिए देख रहा हूं, क्या नेगेटिव को ज्यादा डोनेट करने वाला चाहिए या कम डोनेट करने वाला चाहिए? कम चाहिए, मतलब पहले 1 आएगा फिर 2 आ जाएगा। द आंसर इज 3, 4, 1, 2। बिल्कुल, देखो कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट आता है, अब देखो वही चीज है, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से देखना, इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव, इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, अगर वो नेगेटिव चार्ज की वजह से एंटी एरोमेटिक हो रहा हो, अगर वो नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक हो रहा हो, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से बर्बाद हो रहा है। अगर ये नेगेटिव यहां नहीं होता तो मस्त होता ही है, लेकिन ये नेगेटिव अगर यहां नहीं होता तो बर्बाद हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एरोमेटिक है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा है। और ये भाई साहब तो बन गया एंटी एरोमेटिक, किसकी वजह से? नेगेटिव, मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा। यहां देखो, नेगेटिव की वजह से एरोमेटिक है, नेगेटिव नहीं भी होता तो भी ये कंपाउंड अपने आप में स्टेबल है, लेकिन नेगेटिव की वजह से थोड़ी है, क्योंकि हमें किसकी स्टेबिलिटी देखनी है? इंटरमीडिएट, मतलब नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है। नेगेटिव की वजह से एंटी एरोमेटिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो आप 8 पाई, 4n पाई होता है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो भैया क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। यहां एक में रेजोनेंस है, ये तो सबसे बर्बाद हो गया, ये सबसे भयंकर हो गया, ये ज्यादा रेजोनेंस वो कम रेजोनेंस। आंसर इज 1, 2, 4, 3। ये है इंपॉर्टेंस। इस तरीके से अपने को पूरे क्वेश्चंस को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। ये है वो तरीके। अगर ये तरीके अपन ने अपना लिए, आप ये समझिए आपने काफी कुछ कवर कर लिया है, आपने रेजोनेंस को समझ लिया है, आपने मेसोमेरिक को समझ लिया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसके जस्ट बाद। नेक्स्ट आता है अपना एसिडिक स्ट्रेंथ में ही। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब सबसे पहली बात यह समझ में आती है कि अगर मुझे किसी की स्ट्रेंथ निकालनी है, बात समझिएगा, अगर मुझे किसी की स्ट्रेंथ निकालनी है तो कहीं ना कहीं उसके काम को जानना होगा। अगर मैं उसके काम को जान लूं तो उसकी स्ट्रेंथ मैं बता सकता हूं कि अगर वो काम परफेक्टली कर रहा होगा तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, अगर वो काम अच्छे से नहीं कर रहा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? कम है। एक एसिड का क्या काम होता है? एक एसिड का काम होता है कि वो अपने H+ को लूज करता है, वो अपने H+ को डोनेट करता है। अब आप सोच के देखिए कि यार H+ रिमूवल टेंडेंसी, भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एसिड की बात कर रहा हूं। एसिड क्या है? H+ रिमूवल टेंडेंसी। तो मेरे ख्याल से अगर वो H+ रिमूव कर दे बहुत तेजी से, तो भैया वो एसिड क्या हो जाएगा? तगड़ा हो जाएगा। वो एसिड क्या हो जाएगा? तगड़ा हो जाएगा। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसी एसिड की, मतलब मान लीजिए मेरे पास ROH है, मान लीजिए मेरे पास ROH है,
ठीक, लेट सपोज, और एक जगह मेरे पास RnH2 है। अब मेरे ख्याल से अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं कि यार ये जो H प्लस रिमूवल टेंडेंसी है, तो भैया H प्लस रिमूव करने के बाद क्या यहां पर RO नेगेटिव आएगा? क्या H प्लस रिमूव करने के बाद क्या यहां पर RNH नेगेटिव आएगा? अब आप सोचो यार कि H प्लस रिमूवल टेंडेंसी जितनी तगड़ी होगी उतनी ही तगड़ी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उतनी ही तगड़ी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ। भैया H प्लस को निकालते हुए तो नहीं देख पा रहे हो तुम, लेकिन क्या H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव क्रिएट हुआ है, अगर वो नेगेटिव अपने आप में बहुत स्टेबल हुआ तो डायरेक्टली कह सकते हो कि भैया नेगेटिव बहुत स्टेबल है, तो भैया सिंपल सी बात है, उसने अपना H प्लस जल्दी से जल्दी डोनेट किया होगा। भाई सोच के देखो, कोई काम कर रहा है, उस काम करने के बाद आप स्टेबल भी तो रहना चाहते हो। अब आप स्टेबल रहना चाहते हो तो कहीं ना कहीं R के पास O नेगेटिव है, R के पास N नेगेटिव है, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो भैया नेगेटिव कहां स्टेबल होता है? नेगेटिव इज ऑन लेसियन या मोरियन, नेगेटिव इज ऑन मोरियन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव क्या होता है? हमेशा स्टेबल होता है। इट मींस ये अपने H प्लस को जल्दी डोनेट करना चाहेगा, ये अपने H प्लस को लेस रिलेटिवली कम डोनेट करना चाहेगा, मतलब 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 2 से बेस्ट हो जाएगी। ये है वो तरीका। अब मैं आपको इस तरीके को बताता हूं, इसमें करते क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं आपको समझाता हूं कि क्या किया गया था। मान लीजिए यहां पर कोई एक एसिड लिया गया, लेट सपोज एसिड लिया मैंने, एक एसिटिक एसिड। क्या लिया मैंने? एक एसिडिक एसिड। और यहां पर मैंने बेस लिया NaOH। मैंने यहां बेस लिया NaOH। बेस क्या करेगा? बेस का क्या काम है? बेस का काम है H प्लस को रिमूव करना। जैसे ही इसने H प्लस को रिमूव किया तो क्या ये वाटर फॉर्म में रिमूव हो जाएगा? यहां क्या बनेगा? CH3 COO नेगेटिव, और मैं यहीं पर लिख सकता हूं वाटर। ठीक, सही बात है। अब आप सोचो, अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन कोएफिशिएंट को लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि K जो है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है भाई। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है CH3 COO नेगेटिव, एंड दूसरा क्या है यहां पर? H2O। और बात करूं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट मैं लिख चुका हूं। रिएक्टेंट में क्या है? CH3 COOH, और यहां क्या है? NaOH। सही बात है। अब आप मुझे यह बताओ, क्या सब कुछ इस पे डिपेंड करने वाला है? सब कुछ किस पे डिपेंड करने वाला है? इस पे। तो कहने का मतलब जब सब कुछ इस पे डिपेंड करने वाला, तो यह है क्या? नेगेटिव। मतलब ये K जो है वो लास्ट में क्या हो जाता है? Ka। A फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? तो भैया जितना तगड़ा नेगेटिव होगा, इसका मतलब एनायन स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं H प्लस रिमूव करके एनायन फॉर्म करना होगा। जब H प्लस रिमूव करके आप एनायन फॉर्म करते हैं, तो जितना तगड़ा एनायन होगा उतना ही तगड़ा वो एसिड होगा। यही खास बात है और यही कंडीशन हमें देखनी होती है। इसमें एक टर्म आता है pKa। जो ये Ka है ना, वो कहीं ना कहीं क्या है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है। वो कहीं ना कहीं क्या है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। क्यों बेटा? यहां पर आपने H प्लस ही तो लिया था, तो कहीं ना कहीं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ही तो होगी। मतलब ये Ka क्या है? ये Ka H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है। और अगर मैं यहीं पर pKa बोलूं तो बेटा pK होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। ये रिलेशन होता है भाई। pK का मतलब क्या है? एंटीलॉग, और एंटीलॉग को आप क्या लिखते हो? माइनस लॉग ऑफ Ka। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा समझिएगा, तब मैं रिलेशन के बारे में बता पाऊंगा आपको। मान लीजिए सर, यहां पर Ka1 जो है वो 10 टू द पावर -9 है, Ka2 जो है वो 10 टू द पावर -10 है। क्या मैं कह सकता हूं कि इस जगह पर Ka1 जो होगा वो Ka2 से बड़ा होगा? 10 टू द पावर -9 है। इसलिए जैसे ही मैं pKa1 निकालूंगा, जरा वैल्यू रखिए, जैसे ही आपने Ka1 की वैल्यू रखी यहां पर 10 टू द पावर -9 और माइनस +9 आ जाएगा, कोई बाहर आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मतलब इस pKa वैल्यू आ जाएगी 9। और अगर मैं यही pKa2 की बात करूं तो बताओ pKa2 कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि pKa2 जो है वो pKa1 से क्या है? ग्रेटर है। मतलब रिलेशन कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रहा है। यहां Ka1 बड़ा था, वहां Ka2 बड़ा हो गया। तो सोच के देखो, क्या ये Ka जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होता है
ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। याद रखने का एक फनी लैंग्वेज है। फनी लैंग्वेज क्या है कि पीके आदमी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। पीके आदमी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। देखो आप, तो रिलेशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अगर तुमसे वो पूछे के ए फाइंड करो, तो भैया के ए निकालने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है। एच प्लस हटाओ, नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव की जो भी स्टेबिलिटी होगी वही एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और भैया नेगेटिव की स्टेबिलिटी निकाल के आए हो आप, आपने अभी निकाला है नेगेटिव की स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये बिल्कुल इजी पार्ट हो गया अपने लिए सॉल्व करना। बस एक ही काम करना है, वो क्या? H प्लस को रिमूव करो और कहीं ना कहीं नेगेटिव को क्रिएट करो। और H प्लस को जैसे ही हटाओगे, नेगेटिव क्रिएट करोगे, तो जितना तगड़ा नेगेटिव होगा, क्या उतना ही तगड़ा वो एसिड होगा। और नेगेटिव की सारी प्रॉपर्टीज अपन जानते हैं। नेगेटिव कहां होना चाहिए? ज्यादा EN पे होना चाहिए। जब सेम फैमिली पे आता है तो कहां होना चाहिए? साइज बड़ा होना चाहिए। और जब सेम पे आ जाते हैं, सी 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 सब सी पे हैं, तो भैया विड्रॉइंग ग्रुप क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। ऑर्थोपैरा पे क्या लगता है? रेजोनेंस इफेक्ट। मेटा पे क्या लगता है? इंडक्टिव इफेक्ट। खत्म। इतना ही पार्ट है, पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन खत्म कर देंगे। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइएगा। बहुत सिंपल सा फैक्टर लेते हैं। HF है, HCl है, HBr है और HI है। मुझे निकालना है Ka का ऑर्डर। मुझे निकालना है Ka का ऑर्डर। क्या तुमसे Ka पूछने का मतलब वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? वो तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा है। वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के सबसे पहले स्टेप में? H प्लस को रिमूव करते हैं, नेगेटिव क्रिएट करते हैं। H प्लस को रिमूव करते हैं, नेगेटिव क्रिएट करते हैं। H प्लस को रिमूव किया, नेगेटिव क्रिएट किया। क्या यही होना चाहिए? अब आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा यार, ये तो सेम फैमिली आ गई। और सेम फैमिली में हम क्या देखते हैं? सेम फैमिली में हम साइज देखते हैं। इन द सेंस आप कह सकते हो कि यहां पर I माइनस क्या होगा? सबसे स्टेबल होगा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस एंड देन F माइनस। इट मींस HI जो होगा वो जल्दी से अपना H देना चाहेगा, क्योंकि उसका I माइनस क्या है? तगड़ा स्टेबल है। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या हो गया? HI, HBr, HCl, HF। भाई HF में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो H प्लस क्यों देना चाहेगा? सोच के देखो आप। कहीं ना कहीं ये पॉइंट आता है कि कहीं ना कहीं हमें साइज देखना चाहिए था। ये फैक्टर वहां पर वर्क करते हैं। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर दिया ROH, मैंने यहां दिया RNS2, मैंने यहां दिया RSH। बताओ जब मैं H प्लस को रिमूव करूंगा तो भैया ये बनेगा O नेगेटिव, ये बनेगा N नेगेटिव और ये बनेगा S नेगेटिव। क्या मैं कह सकता हूं कि O नेगेटिव और N नेगेटिव में कौन बेस्ट है? O नेगेटिव। लेकिन O और S में कौन बेस्ट है? सेम फैमिली, साइज, इन द सेंस सर RS जो है वो सबसे तगड़ा एसिड होगा, देन ROH एंड देन RNS2। क्या आपको बेसिक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही है इस Ka को समझने में? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जरा देखिएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा गया Ka का ऑर्डर, ठीक है भाई। अब पहली बात यह आती है कि सर यहां पर जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हम एक्चुअल में H प्लस कौन सा हटाएं? यहां तो बहुत सारे H हैं, तो भैया H प्लस वही तो हटाएगा जो सबसे तगड़ा नेगेटिव देगा। तुम सोचो अगर मुझे फर्स्ट में से H को हटाना होता तो या तो मैं C से हटाता और C पे नेगेटिव दे देता, या तो मैं O से हटाता और O पे नेगेटिव देता। इसका मतलब सर ये बेस्ट है, O पे नेगेटिव बेस्ट है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं तो सबसे तगड़ा यही दिख रहा है, यहां देखूं तो सबसे तगड़ा यही दिख रहा है। मतलब अब क्या करना है? अब क्वेश्चन बिल्कुल पुराने जैसा हो गया, नेगेटिव की स्टेबिलिटी। क्या ये ग्रुप्स में तुम क्या लगाओगे भैया? पैरा पे लगा है NO2 तो भैया माइनस M है। बिल्कुल ध्यान हो गया भाई साहब। मेटा है भैया ये तो माइनस I है। नेगेटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। कौन है विड्रॉइंग फैक्टर? ये सबसे तगड़ा विड्रॉ कर रहा है, ये कम विड्रॉ कर रहा है और ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो क्या सबसे पहले 2 आना चाहिए, देन 3 आना चाहिए, देन 1 आना चाहिए। यही आपका Ka का ऑर्डर हो जाएगा। द आंसर इज 2, 3, 1। मान लो तुमसे pKa पूछता तो पहले तुम Ka ही निकालते और फिर उसका क्या कर देते? उल्टा कर देते, क्योंकि P के आदमी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक का केस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने कार्बोक्सिलिक से H हटा देंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो भैया ये H हटा दिया, नेगेटिव क्रिएट कर दिया, ये H हटा दिया, नेगेटिव क्रिएट कर दिया, ये H हटा दिया, नेगेटिव क्रिएट कर दिया। क्या ऊपर वाली क्वांटिटी सब सेम है? देखो जब भी तुम्हारे पास कंपैरिजन करने की चीजें आएंगी ना, तो कंपैरिजन में आपको कुछ ना कुछ वो सेम देगा, जिससे आप अदर फैक्टर लगा के कंपैरिजन कर सको, इसलिए वो अदर फैक्टर देता है। तो मुझे बताइएगा जरा, इस क्वेश्चन में क्या मुझे दिख रहा है भैया यहां सिर्फ और सिर्फ
कोई ग्रुप नहीं है। यहां जो ग्रुप है भैया, पैरा पे तो हाइपर लगाऊंगा, मेटा है तो इंडक्टिव लगाऊंगा। यार नेगेटिव को डोनेट करने वाला तो चाहिए ही नहीं, मतलब इन सब में बेस्ट तो वन जा रहा है, क्योंकि वहां तो ना तो डोनेशन है ना विड्रॉइंग है। अच्छा ये ज्यादा डोनेट कर रहा है, नेगेटिव को बर्बाद कर देगा। ये भाई साहब थोड़ा कम डोनेट कर रहे हैं, इसका मतलब 1 के बाद 3 एंड देन 2, द आंसर गोज टू 1, 3 एंड 2। ये आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा जेई वगैरह में भी। अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, ये सब जेई मेंस के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, बहुत इजी पूछे जाते हैं। देखो आप क्या करना है भैया, ये नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगा दिया, लो फैक्टर लिख दो। अब क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर लिखना। क्या फैक्टर लिख दूं यहां पर? NaCl क्या करता है सर, ये तो हमेशा माइनस आई करता है। सर NO2 पैरा पे लगा है, पैरा पे रेजोनेंस इफेक्ट -m, पैरा पे CHO, याद करो CHO लेस EN से मोर EN, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करेगा तो -m। यहां पे कुछ भी नहीं है भाई, नेगेटिव को तो चाहिए ही विड्रॉ करने वाला। कौन है जो विड्रॉ कर रहा है? 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है। इसका मतलब ये तो पहले आएंगे, 4 सबसे बाद में आएगा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो भैया कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, NO2 या CHO? तो अभी पढ़ा था -m ऑर्डर, NO2, देन 2, 3, 1 एंड 4। भैया इंडक्टिव तो वैसे ही मेसोमेरिक से क्या करता है, कम ही विड्रॉ करता है। द आंसर गोज टू 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या करना है, Ka निकालना है। क्या पूछा है, HA, HB और HC। हटाओ, हटा के नेगेटिव तो लगाओ, क्योंकि बिना नेगेटिव लगाए तो भैया मैं देख ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ नेगेटिव लगाना है, बस नेगेटिव लगा दिया आंसर आ जाएगा। देखो इसे भैया, ये लगाया नेगेटिव लगा दिया, ये हटाया नेगेटिव लगा दिया, ये हटाया नेगेटिव लगा दिया। जब मैं पहले ऑप्शन में देखूंगा यार, जैसे ही ये नेगेटिव लगाना, इसने पूरे कंपाउंड को एरोमेटिक बना दिया, पूरे के पूरे कंपाउंड को एरोमेटिक बना दिया। मतलब ये अपने H+ को बहुत जल्दी रिलीज करना चाहेगा, बहुत जल्दी डोनेट करना चाहेगा। दूसरे ने क्या किया, जैसे ही नेगेटिव लगा, अरे भैया ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया, हाईली अनस्टेबल। ये तो कभी नहीं चाहेगा कि ये Hb निकल भी जाए, कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत अनस्टेबल बन चुका है। क्या ये अपना H देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। सोचो आप, रिवर्स भी सोचो, फॉरवर्ड भी सोचो, तब दिमाग देखना कैसे चलेगा आपका। यहां देखा तो भैया सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ठीक ठाक है। बताओ सबसे तगड़ा नेगेटिव कौन सा स्टेबल है? 1, देन 3 और 2 तो भाई साहब बर्बाद ही कर दिया। और यही Ka का ऑर्डर है, क्योंकि यही H+ डोनेटिंग टेंडेंसी है, नेगेटिव के क्रिएट होने की टेंडेंसी भी यही होगी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, ये जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है भैया HA, HB और HC, 3 दिए हुए हैं। ये HB है बेटा, ये HB है, वो HA है, HC है। हटाओ जरा, देखो यहां पर ध्यान से देखो, जब मैं HA को हटाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, HA को जैसे हटाया तो भैया O पे नेगेटिव आएगा। ये नहीं कि तुम OH को हटा दिए, गलती कर दोगे आप। वहां पे किसको हटाना था? HA को। अच्छा HB को हटाया तो भैया ये नेगेटिव आ गया, और भैया HC को हटाया तो ये नेगेटिव आ गया। क्या तुम्हें एक चीज दिख रही है? ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। अगर सबसे तगड़ा एसिड पूछता, केवल इसका रेजोनेंस हो रहा है B का, देखो आप, केवल B का रेजोनेंस हो रहा है, ना A का हो रहा है ना C का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ B का हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये अपने H+ को जल्दी रिलीज करना चाहेगा, और H+ रिमूवल टेंडेंसी ही क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो क्लियरली पता लग गया कि जो B है ना भैया, वो सबसे तगड़ा एसिड होगा। अब बात करें A और C की, अब क्या करें यार, दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई इफेक्ट तो लग रहा होगा, कोई ना कोई चीज तो डिफरेंस क्रिएट कर रही होगी। और डिफरेंस क्या क्रिएट कर रही है? डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो एल्कीन। क्या एल्कीन में कहीं ना कहीं -I फैक्टर लगता है? और -I फैक्टर अगर लगेगा तो तुम सोच के बताओ, क्या वो पास से ज्यादा विड्रॉ करेगा, दूर से कम विड्रॉ करेगा? मतलब B के बाद A आएगा, देन C आएगा। ये है इसके एक ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। देखो यहां पर कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। यहां पर क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपको Ka का ऑर्डर निकालना है। आपको क्या निकालना है? Ka का ऑर्डर। और इस Ka के ऑर्डर में आपसे पूछा गया है, सबसे पहला ऑप्शन था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बहुत आराम से सीखिएगा बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एंड द सेकेंड वन इज मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल,
एंड द थर्ड वन इज मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड द थर्ड वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। आपसे ये तीनों पूछे गए और बेटा ध्यान रखना ये हमेशा नाम से पूछे गए हैं, ये कभी स्ट्रक्चर बना के नहीं पूछे गए, ये हमेशा नाम से पूछे गए। मतलब आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ नाम भी आपको आना चाहिए, यही है सबसे अच्छा मोटिव। क्योंकि देखो जेईई में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन फंसाने का तरीका क्या है, वो कुछ ऐसे नाम बोल देगा जो शायद आपने ना सुने हो। उसको पता है कि आपको टेक्निक आती है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप नाम भूल जाते हो। उसको ये पता है, वो उसी पर गेम खेलता है और यही है वो। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जब मैं इन तीनों केसेस को कंपेयर करता हूं, तीनों केसेस को मैंने बनाया, तो एक जगह मैंने बना दिया ऑर्थो पे नाइट्रो, एक जगह मैंने बना दिया मेटा पे नाइट्रो और एक जगह मैंने बना दिया पैरा पे नाइट्रो। अगर इन तीनों को आप कंपेयर करो, मान लो मैं अपने मेथड से चलता हूं जो मैंने कॉन्सेप्चुअली अपने सीखा है। कॉन्सेप्चुअली क्या सीखा कि यार सबसे पहले हमें क्या करना होता है, H+ को रिलीज करना होता है और H+ को रिलीज करते ही हमें नेगेटिव क्रिएट करना होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। फिर हमने देखा कि लगे हुए जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इनमें कहीं ना कहीं इनके फैक्टर लिखने होते हैं। अगर वो फैक्टर नेगेटिव के लिए परफेक्ट है, फिजिबल है, हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं ना कहीं बेकार कर रहे हैं तो भैया वो नेगेटिव क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। यही हम देखते हैं। और ऐसी टेक्निक को देखकर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां केस जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है और उसमें है डिफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। उसमें डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो चलो पहले बात सुनिएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मेटा जो है वो तो भैया -I से विड्रॉ कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मेटा वाला तो मुझे कंफर्म पता है कि मेटा वाला तो सबसे लीस्ट एसिडिक होना चाहिए। बात फंसती है ऑर्थो और पैरा में। मान लो अगर मैं ऑर्थो में H+ को रिलीज करता हूं, लेट सपोज, तो NO2 का -M और इस जगह पैरा का -M दोनों सेम होंगे। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं इंडक्टिव से रिलेट करता हुआ आएगा और आप सोचोगे कि यार ऑर्थो ज्यादा होना चाहिए और पैरा कम होना चाहिए। यहीं पर गलती हो जाती है, यहीं पर गलती हो जाती है। क्योंकि बेटा ऑर्थो में खास बात है कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, एक ही कंपाउंड के अंदर है, इसीलिए बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तुम सोचो एक एसिड क्या था, एक एसिड था H+ रिमूवल टेंडेंसी। यार H+ को रिमूव करने देगा वो, जब अच्छी खासी बॉन्डिंग हो ही रही है तो क्या उतनी जल्दी H+ रिलीज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही रीजन है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम एसिडिक होता है। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन रिपीट होके जेईई मेंस में काफी बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लीजिए सर H+ रिमूवल टेंडेंसी को आप बोलते हो कि H+ रिमूवल टेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं यही एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है भाई, समझता हूं मैं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। एक बात बताओ, अगर कोई आयनाइज्ड फॉर्म में है, अगर कोई आयनाइज्ड फॉर्म में है और कोई न्यूट्रल फॉर्म में है, ऐसे केसेस में तुम सोचो, क्या मैं चाहता हूं कि यार हर कोई न्यूट्रल में जाना चाहता है? हर कोई कहां जाना चाहता है? न्यूट्रल में। कोई आयनाइज्ड फॉर्म में H+ को जल्दी रिमूव करेगा या न्यूट्रल पहले से ही वो न्यूट्रल है, क्या उसे H+ रिमूव करना चाहिए? भाई साहब, जो आयनाइज्ड फॉर्म में है ना वो जल्दी H+ को रिमूव करना चाहिए। लेकिन कार्बोक्सिलिक के केस में एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस आता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसीलिए बेटा ये इस वाले को पीछे छोड़ देता है, NH3 पॉजिटिव को। H3 को नहीं कर पाता पीछे, लेकिन NH3 पॉजिटिव को पीछे छोड़ देता है। और कहीं ना कहीं ये है K1 ऑर्डर। तो अगर मेरे पास कभी H3O पॉजिटिव आए, कार्बोक्सिलिक आए और NH3 पॉजिटिव आए, आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, H3O पॉजिटिव एक आयनाइज्ड फॉर्म में है और आयनाइज्ड फॉर्म में है तो जल्दी H+ को रिलीज करेगा। लेकिन ये NH3 क्यों पीछे आया? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, इसलिए ये नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे तगड़ा कौन? H3O पॉजिटिव। फिर कौन? कार्बोक्सिलिक। फिर कौन? NH3 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे है। इसने बोला कि भैया दो तो NH3 पॉजिटिव दे दिए, एक कार्बोक्सिलिक दे दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, PYQs है, ध्यान से सुनना जरा। इतना तो पता है कि ए तो तगड़ा होगा, इतने में कोई डाउट नहीं है। बात फंसती है बी और सी में। एक बात बताओ, जब मैं बी से
H को निकाल रहा हूंगा, तो मेरे भाई ये कार्बोक्सिलिक कहीं ना कहीं विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है जो कि इसके पास में है, और भाई इसके पास में है, कमी को और जनरेट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं -I फैक्टर पास में है, तो बताओ इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए A, B एंड C आएगा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बना के देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां मैंने लगा दिया O पॉजिटिव, H और H, यहां मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक, और यहां मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक। आपसे मैंने पूछा A है, B है और C है, आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जा रही है। इतना तो कंफर्म है बच्चा कि C तो ज्यादा होगा ही होगा। बात आई A और B में, यार जब यहां से H+ रिलीज करोगे तो नेगेटिव यहां आएगा जो कि इसके पास में है, जो कि हाईली -I शो करता है। अब तुम बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि B की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और A की क्या होगी, कम होगी। यहां गलती होती है, तो इसको थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्चुअली जानेंगे तो अपने से कभी भी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जेईई 2009 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अब तुम देख लो। एक बात बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है जो कि O और O के बीच होता है, और फिनॉल में O और C के बीच हो रहा है? यार O और C के बीच में O C पे चला जाएगा, O और O के बीच में नेगेटिव O पे चला जाएगा। नेगेटिव कहां स्टेबल है, C पे या O पे? O पे। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, कार्बोक्सिलिक वाले तो पहले आएंगे और फिनॉल वाले बाद में आएंगे। अब कार्बोक्सिलिक में पहले कौन आएगा? तो भैया ये थोड़ा डोनर ग्रुप है, डोनर ग्रुप है तो मैं नहीं चाहूंगा कि नेगेटिव को कोई डोनेट करे। द आंसर गोज टू 3 सबसे पहले आएगा, देन 4। अब बात आती 1 और 2 में, तो भैया 1 में कोई विड्रॉइंग नहीं है, लेकिन 2 में नेगेटिव को स्टेबल करने वाला Cl है, मतलब पहले 2 आएगा एंड देन 1 आएगा। द आंसर गोज टू 3, 4, 2, 1। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल जेईई मेंस 2019 का है, बहुत ध्यान से, कुछ नहीं, आपको सबसे पहले ऑप्शन में यह देखना है कि यार कहीं ना कहीं ये 4 हैं कौन कौन से। कार्बोक्सिलिक सब में सेम है, कार्बोक्सिलिक सब में सेम है। एक जगह लगा हुआ है Cl से खींचने वाला, F से खींचने वाला, Cn से खींचने वाला, NO2 से खींचने वाला। अरे तो -I का क्वेश्चन हो गया, किसका -I ज्यादा होता है? NO2। फिर किसका होता है? Cn। फिर किसका होता है? हैलाइड। और देख सकते हो आप, ऑर्डर फर्स्ट ही बिल्कुल सही जा रहा है। मान लो ऑर्डर यहां पर C या D होते तो आप पहले इनमें चेक कर लो कि कौन पहले आएगा, फिर ऑप्शन देख लो। अगर आपने सारे ऑप्शन चेक किए तो भाई मिस्टेक हो जाएगी, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। चलिए अगला देखें। अब आपसे सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। फिनॉल डेरिवेटिव पूछे गए और OCH3 है, NO2 है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इजी हो गया भाई। कहां से H हटाओ? यहीं से, क्योंकि O नेगेटिव, सब जगह O नेगेटिव सेम है। मतलब ग्रुप की बात होगी -I प्लस H माइनस M प्लस M। OCH3 बेटा लोन पेयर है, क्या होगा? प्लस M। यार नेगेटिव को चाहिए विड्रॉ करने वाला, कौन है विड्रॉ करने वाला? तो पता चला भैया 1 और 3 हैं जो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन 2 और 4 जो है वो डोनेट कर रहे हैं। अब 1 और 3 में कौन ज्यादा विड्रॉ कर रहा है? तो पता लगा भैया 3 जो है ना वो ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, 1 कम विड्रॉ कर रहा है। अब आई बात डोनेटिंग वाली, तो नेगेटिव को ज्यादा डोनेट करने वाला चाहिए क्या? नहीं, नेगेटिव को चाहिए कम डोनेट करने वाला। कम कौन है? 2, इसीलिए 2 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। द आंसर गोज टू 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। द C ऑप्शन इज द राइट आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, एकदम इजी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मैं कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालना है? बिल्कुल कुछ नहीं, सब में H लगा, हटा दो, लो नेगेटिव नेगेटिव, ये 2 गलत लिखा हुआ है, COH चाहिए, ये नेगेटिव। सब जगह तो नेगेटिव सेम है, सब जगह तो नेगेटिव सेम है, मतलब कहीं ना कहीं ये बगल वाले ग्रुप ही आंसर निकालने वाले हैं। यार एक बात बताओ, इस A ऑप्शन में तो CH3 लगा हुआ है, यहां O मैथिल लगा हुआ है, यहां CF3 लगा हुआ है, और यहां पर ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है भाई, जरा ध्यान से एक चीज और देखते हैं क्या बना हुआ है, जरा ध्यान से देखना। पहले ऑप्शन में ये CO नेगेटिव है, दूसरे में भी COO नेगेटिव है, तीसरे में भी COO नेगेटिव है, और चौथे में भी COO नेगेटिव है। डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस है जस्ट CH3 लगा हुआ है, डिफरेंस है जस्ट O मैथिल लगा हुआ है, CH2O मैथिल है। ध्यान से देखिए बेटा, CH2O मैथिल है, मतलब एक कार्बन है, फिर कहीं ना कहीं O मैथिल है। अब एक बात बताओ,
यहां देखा CF3 मतलब 3 F लगे हुए हैं, ठीक है भाई, इंडक्टिव का क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से ये। और यहां तो भैया डोनट ग्रुप लगे हुए हैं। ज्यादा डोनेट तो 4 करेगा, कम डोनेट ये थोड़ा बहुत खींचेंगे क्योंकि एक माइनस आई है, और यहां खूब खींचने वाले हैं क्योंकि बहुत ज्यादा माइनस आई है। तो एक बार बताओ, ये 2 और 3 तो पहले आएंगे, जिसमें 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। कम डोनेटिंग ज्यादा स्टेबल, ज्यादा डोनेटिंग तो बेकार कर देगा, मतलब पहले 1 फिर 4। द आंसर इज CBAD। CBAD, द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये है क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन है, बहुत पहले का, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी पुराना नहीं होता, कॉन्सेप्ट हमेशा नया रहता है, क्वेश्चन भी नए बनते हैं, सब कुछ नया है। मतलब कहीं ना कहीं अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला पढ़ते हैं हम, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? ये अपना एक एसिडिकेशन का लास्ट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से समझो। मतलब ऑर्थो इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, अगर एसिडिकेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो ऑर्थो इफेक्ट से ही आता है, बात समझिएगा, ठीक है। समझिए ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। ऑर्थो इफेक्ट को समझने से पहले अपन थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे, स्मॉल ग्रुप और बल्की ग्रुप। स्मॉल ग्रुप और बल्की ग्रुप, ये हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सब कुछ इसी से रिलेट करेगा। क्योंकि यार एक चीज बताओ, ऑर्थो इफेक्ट, भाई ऑर्थो तो पोजीशन का नाम होता है, मतलब उस पोजीशन की वजह से कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा तभी तो नाम हुआ ऑर्थो इफेक्ट। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल ग्रुप में जो आते हैं वो आते हैं जैसे OH स्मॉल है, OR स्मॉल है, C ट्रिपल बॉन्ड C स्मॉल है, NH2 स्मॉल है। मतलब इनकी EN क्या है? कहीं ना कहीं काफी कम है। EN क्या है? काफी ज्यादा है, सॉरी EN क्या है? काफी ज्यादा है, तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये काफी फैक्टर आता है यहां पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब स्मॉल एटम है। लेकिन अगर बल्की की बात करूं, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कौन से होते हैं? बल्की ग्रुप होते हैं। कार्बन कंटेनिंग कौन से ग्रुप होते हैं? बल्की ग्रुप होते हैं। कोई भी R ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक बल्की है, सल्फोनिक बल्की है। मतलब ये बिल्कुल ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, ये सब मेजर हैं जो बल्की आते हैं। बात समझ रहे हैं आप? स्मॉल ग्रुप और बल्की ग्रुप आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। NH2 है ना तो स्मॉल है, लेकिन NH3 पॉजिटिव बल्की है। NH2 क्या है? स्मॉल है, लेकिन NH3 पॉजिटिव क्या है? बल्की है। अब समझना ये फैक्टर मैं क्यों बता रहा हूं, क्या मतलब है इस ऑर्थो इफेक्ट का, समझिएगा जरा बेटा। यहां क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई बेंजीन रिंग है, ठीक, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में मैंने एक ग्रुप कनेक्ट किया और मैंने इसकी प्रॉपर्टी बोली कि भैया ये जो ग्रुप है ना, ये बल्की ग्रुप है। ये किस साइज का है? बल्की। बल्की मतलब जिसका साइज क्या होता है? जिसका साइज बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं बल्की ग्रुप। देख रहे हो, बल्की, बहुत बल्की शरीर है इसका, मतलब साइज क्या है? काफी बड़ा है। अब बात करें बल्की ग्रुप, तो भैया ऑर्बिटल भी क्या होगा? बल्की होगा। लेकिन एक अकेला ग्रुप कभी रिपल्शन क्रिएट नहीं कर सकता। एक अकेला ग्रुप कभी रिपल्शन नहीं क्रिएट कर सकता। इसका मतलब भैया यहां जो ओवरलैपिंग होगी वो पूरी 100% ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? 100% ओवरलैपिंग होगी। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करें कि जब मेरे पास 100% ओवरलैपिंग है तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए ये दूसरा केस है, और इस दूसरे केस में मैंने क्या किया, मैंने अब जो ग्रुप रखा है, ये ग्रुप, ये तो बल्की है, साथ ही साथ मैंने एक और ग्रुप रख दिया और मैंने इसे भी क्या बोल दिया? मैंने इसे भी बल्की ग्रुप बोल दिया। इसे भी कौन सा ग्रुप बोल दिया? बल्की ग्रुप। अब एक बात सोचो, दो बल्की ग्रुप है अपने पास, और वो भी कौन सी पोजीशन पे? नियरेस्ट पोजीशन पे बल्की ग्रुप है। और बेटा जब नियरेस्ट पोजीशन पे बल्की ग्रुप है, इसका मतलब इसका ऑर्बिटल भी क्या होगा? बल्की होगा। इसका ऑर्बिटल भी क्या होगा? बल्की होगा। अब जो ओवरलैपिंग होगी बेंजीन रिंग से, क्या वो ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो जाएगी? लेस देन 100% ओवरलैपिंग। और लेस देन 100% ओवरलैपिंग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग अब क्या होगी? पूरी तरीके से नहीं होगी, पार्शियल तरीके से होगी। अब तीसरा केस लेते हैं। मान लो तीसरे केस में मैंने क्या किया, मैंने तीसरे केस में ये ग्रुप तो बल्कि लिया ही लिया, साथ ही साथ मैंने ये ग्रुप भी बल्कि ले लिया। ये ग्रुप भी क्या ले लिया? बल्कि। और भाई साहब एक दूसरी नियरेस्ट पोजीशन को भी मैंने क्या ले लिया? बल्की ग्रुप ले लिया। मतलब अब मेरे पास सारी नियरेस्ट पोजीशन पे कौन से ग्रुप हैं? बल्की ग्रुप है। अब यार सोचो, तुमने 3 बल्की ग्रुप ले लिए, और भाई साहब जब रिपल्शन इतना ज्यादा होगा तो ध्यान से सुनना,
ये ग्रुप बल्कि, ये ग्रुप बल्कि और बीच में भी बल्कि। क्या तीनों भयंकर बड़े ग्रुप है तो रिपल्शन क्रिएट करेंगे। अगर मुझे इस रिपल्शन को कम करना है तो बेटा इसे रोटेट कर जाना चाहिए। रोटेट करने का मतलब इसे नॉन प्लेनर हो जाना चाहिए, और नॉन प्लेनर में कभी रेजोनेंस नहीं होता, मतलब यहां पर 0% ओवरलैपिंग होगी, 0% रेजोनेंस होगा। अब दिमाग सोचना, तुम ये रेजोनेंस को किससे रिलेट कर रहे हो। मान लो ये ग्रुप ऐसा ग्रुप होता, मान लो, बहुत ध्यान से सुना बेटा, ये ग्रुप ऐसा ग्रुप होता जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। सबसे बेस्ट कंडीशन ये होती, फिर ये होती, और वर्स्ट कंडीशन, सबसे बेकार कंडीशन कौन सी होती, लास्ट होती। लेकिन मान लो अगर ये ऐसा ग्रुप है जिसे कभी इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ये ऐसा ग्रुप है जिसे इलेक्ट्रॉन कभी चाहिए ही नहीं, तो बताओ कहां कम डोनेशन हो रहा है, ये कहां ज्यादा डोनेशन हो रहा है, ये। तो बताओ सबसे बेस्ट चीज क्या हुई कि भैया अगर कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है तो भैया नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग को कभी डोनेशन ग्रुप नहीं चाहिए, मतलब कभी डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए। और डोनेटिंग नहीं चाहिए तो एक बात बताओ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, नेगेटिव ही तो बनाते हो। नेगेटिव बनाने के बाद क्या तुम कभी चाहोगे कि उसे कभी डोनेशन मिले, उसे कभी डोनेटिंग ग्रुप मिले, कभी नहीं चाहोगे। मतलब उसके लिए कौन बेस्ट है, ऑर्थो इफेक्ट बेस्ट है। यही रीजन है कि अब जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो एक बात सोचना बेटा, अभी आपको समझ में आएगा ये ऑर्थो का रियलिटी में मतलब क्या है। मान लो यहां पर मैथिल ग्रुप है, मान लो यहां पर कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, और यहां पर मैंने सिर्फ कार्बोक्सिलिक ले लिया। अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट को नहीं पढ़ा होता, मुझे ऑर्थो इफेक्ट नहीं आता, तो मैं तो ये सोचता कि यार दोनों जगह तो H है, ये A है ये B है, दोनों जगह H को निकालोगे, यहां तो डोनेशन है, मतलब A कम हो जाता और B ज्यादा हो जाता, हम ये सोचते, और ये गलत हो जाता बेटा, क्योंकि हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ लिया है। अब हम ऑर्थो इफेक्ट से सोचेंगे, अरे भैया ये भी बल्कि है, R वैसे ही बल्कि होता है, जब मैं H को निकालूंगा तो भैया ये जो डोनेशन है ना, ये लेस देन 100% होगा, मतलब लेस देन 100% डोनेशन है, और डोनेशन कभी नेगेटिव चाहता ही नहीं है। लेकिन यहां भाई साहब रेजोनेंस ही खूब ज्यादा मिलेगा। हम छोटा फैक्टर सोच रहे थे इंडक्टिव, और कहां बात रेजोनेंस पे फंसी थी। मतलब ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव को डोनेशन कम हो जाता है। मान लो यहां पर मैंने ऐसा एक और ऑप्शन बना दिया होता, तो अब मेरे भाई अब तो ये रोटेट कर जाता, अब तो रेजोनेंस ही सिर्फ इसमें होता, डोनेशन तो 0% डोनेशन होता। और बताओ कभी नेगेटिव चाहता है कि उससे कोई डोनेट करे, नहीं, वो तो चाहता ही है कि उससे कोई विड्रॉ कर ले। तो सबसे तगड़ा फिर कौन हो जाता, अगर मैं इसे C बोलूं तो सबसे तगड़ा C, देन A, देन B हो जाता। मतलब अब एक बात समझ में आई कि भैया ऑर्थो इफेक्ट कहीं ना कहीं ऑर्थो पर बल्कि ग्रुप लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये है ऑर्थो इफेक्ट, ये हमें समझना है। बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा जरा, अब बताइए जरा, किसी में आपको दिख रहा ऑर्थो इफेक्ट, अरे सर ये तो ऑर्थो है, तो भैया ये तो सबसे तगड़ा होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सबसे तगड़ा होगा। सर ये तो इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है और ये हाइपर से डोनेट कर रहा है, डोनेशन चाहिए तो कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। द आंसर गोज टू 1 2 3। तो क्या आपको ऑर्थो इफेक्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है, क्या एप्लीकेशन है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन मस्त पढ़ते रहिए, मस्त एंजॉय करते रहिए, और बेटा आपको मस्त एकदम पढ़ाते रहेंगे और बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। थैंक यू बच्चों।